हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी ठीक हूँ। आज जो हम चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं वो उस चैप्टर का नाम है फेमा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही आसान चैप्टरों में से एक फेमा 1999। और बहुत ही अच्छे तरीके से हम रिवाइज करेंगे और मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द से जल्द आपको इस चैप्टर को रिवाइज करवा सकूं। और बहुत ही बड़ा चैप्टर है वैसे तो, लेकिन हाँ प्रोविजनल पार्ट बहुत मतलब प्रोविजंस कम है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस आईसीएआई ने भर भर के इसके अंदर डाल दिए हैं। तो फिर भी तो मैं फटाफट से कोशिश करूंगा कवर करने की अपना बेस्ट। तो क्या, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, फेमा 1999। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ये सैलिएंट फीचर्स क्या क्या है, हमारे जो इस एक्ट में सैलिएंट फीचर्स क्या क्या है। तो कहता है ये रेगुलेशन जो लाया गया था वो ट्रांजेक्शन्स जो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में होती है उसको रेगुलेट करने के लिए एक्ट आया था। दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट करी जाती है नॉन रेसिडेंट के नॉन इंडिया मतलब इन्वेस्टमेंट करी जाती है इंडिया में नॉन रेसिडेंट के द्वारा, या ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करी जाती है किसी रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स को फ्रीली परमिसेबल करना होगा, किस मतलब ओवरऑल अगर हम इस एक्ट के बारे में देखें तो इस एक्ट को इसलिए लाया गया था कि किस तरीके से हम रेगुलेट कर सकते हैं ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, जो भी हमारी इंडिया के इंडियन सिटीजन अगर फॉरेन एक्सचेंज में करता है या फिर कोई भी बाहर का बंदा इंडिया में आके करता है तो किस तरीके से रेगुलेट किया जाए वो। ठीक है, कोई भी इस तरीके से गलत काम ना हो, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करने की पावर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को दी गई। ठीक है, आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल डाला गया। इसके अंदर ऑथराइज पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, जो ऑथराइज पर्सन होते हैं, जो हमारे ऑथराइज डीलर्स भी कह सकते हैं, मनी एक्सचेंजर भी कह सकते हैं, ऑफशोर बैंक्स भी कह सकते हैं, जो इसके अंदर मेन भूमिका निभाते हैं। तो बिना वक्त बर्बाद किए फटाफट से हम चलते हैं किसकी तरफ, सेक्शन नंबर 1 की तरफ। सेक्शन नंबर 1 हमसे क्या कहता है कि जो फेमा होता है वो एप्लीकेबल होता है, एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आप सबको पता है कि हमारा जब से ये आर्टिकल हटा है उसके बाद हमारा ये सारे के सारे एक्ट जो होते हैं वो हमारे मोस्ट ऑफ द एक्ट जो है वो एप्लीकेबल हो गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले डेफिनेशन बताता हूँ ऑथराइज पर्सन की। ऑथराइज पर्सन का मतलब होता है ऐसा बंदा जो हमारा ऑथराइज डीलर होता है, मनी एक्सचेंजर होता है, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स होते हैं, या कोई भी पर्सन जिसने सेक्शन नंबर 10 के अधीन में जो है आरबीआई से रजिस्ट्रेशन ले रखा होता है अपने आप को ऑथराइज पर्सन बताने के लिए, तो वो बंदा जो होता है ऑथराइज पर्सन कहलाता है। इसके बाद अगली डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है वो है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शंस होती है जहां पर ऑल्टर हो जाती हैं एसेट्स या लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, या फिर एसेट्स या लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब अगर मैं इसमें सिंपल सी बात करूं, आई गेस मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, तो इसके अंदर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब वो ट्रांजैक्शन होता है कि जो जहां पर ऑल्टर हो जाते हैं एसेट्स या लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज ऑफ अ पर्सन इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, और आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब अगर कोई बंदा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, तो अगर कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है उसके एसेट्स या लायबिलिटीज आउटसाइड इंडिया अगर ऑल्टर हो रहे हैं तो उसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। और अगर कोई पर्सन जो है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है और उसके अगर कैपिटल जो उसके एसेट्स या लायबिलिटीज ऑल्टर हो रहे हैं इंडिया में, तो उस केस में हमारा क्या होता है, उसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेकिन वो इंक्लूड करती हैं एक्सक्लूसिवली कुछ कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस को भी, जैसे कि अगर पेमेंट करी जाती है, ठीक है, फॉरेन ट्रेड में या अदर करंट लायबिलिटीज में, मतलब इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर किसी तरीके की पेमेंट करी जाती है, जैसे कि शॉर्ट टर्म बैंकिंग की फैसिलिटीज हो गई, क्रेडिट फैसिलिटीज हो गई, तो उसको कैपिटल नेचर का होते हुए भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाता है। दूसरा, कोई भी पेमेंट अगर करी जाती है इंटरेस्ट ऑन लोन की या नेट इनकम कमाई जाती है इन्वेस्टमेंट से, तो उसको भी कैपिटल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाता है। एंड द थर्ड वन, कोई भी अगर रेमिटेंसेस दी जाती है लिविंग एक्सपेंसेस की पेरेंट्स को, स्पाउस को, चिल्ड्रन को जो अब्रॉड में रह रहे हैं उनको, अगर मैं लिविंग एक्सपेंसेस के लिए पैसे भेज रहा हूं तो उसको भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। और कोई भी एक्सपेंस अगर हमारा होता है फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड या मेडिकल केयर से रिलेटेड पेरेंट्स के, स्पाउस के या चिल्ड्रन के, तो उसे भी जो हमारे फॉरेन में रहते हैं तो उसको भी हमारा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। ये डेफिनेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इस ये और करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद अगली डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है वो है फॉरेन एक्सचेंज की। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी, और वो इंक्लूड करता है डिपॉजिट्स, क्रेडिट एंड बैलेंसेज जो पेबल होते हैं फॉरेन करेंसी में। ठीक है, उसके बाद ड्राफ्ट्स, ट्रैवलर चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट और बिल ऑफ एक्सचेंज जो एक्सप्रेस किया जाता है, ड्रॉन किया जाता है इंडियन करेंसी में बट पेबल होता है फॉरेन करेंसी में। और ड्राफ्ट्स, ट्रैवलर चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट या बिल ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉन किया जाता है बैंक के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा या पर्सन आउटसाइड इंडिया के द्वारा, जो पेबल होता है इंडियन करेंसी में। ये जो मैंने रीड किया है इसको मैं अगर आपको आसान भाषा में बताऊं तो किसी भी तरीके का डिपॉजिट या बैलेंस जो पेबल होता है फॉरेन करेंसी में उसे फॉरेन एक्सचेंज बोला जाता है। ठीक है, किसी भी तरीके का ड्राफ्ट या ट्रैवलर चेक या लेटर ऑफ क्रेडिट या बिल ऑफ एक्सचेंज जो एक्सप्रेस किया जाता है या ड्रॉन किया जाता है इंडियन करेंसी में, लेकिन वो पेबल होता है फॉरेन करेंसी में, मतलब वो एक्सप्रेस है इंडियन करेंसी में लेकिन पेबल होता है फॉरेन करेंसी में, तो उसे भी फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा। या किसी भी तरीके का ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक या लेटर ऑफ क्रेडिट या बिल ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉन किया जाता है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा या बैंक के द्वारा, ठीक है, और या फिर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के द्वारा, बट वो पेबल होता है इंडियन करेंसी में, तो उसको भी फॉरेन एक्सचेंज माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है जो हमारी पर्सन रेसिडेंट इंडिया की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की। पर्सन रेसिडेंट इंडिया क्या होता है हम सबको पता है, आधे से ज्यादा लोग पढ़ चुके हैं। कोई भी बंदा जो 182 दिन मतलब 182
डेज या उससे ज़्यादा पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर इंडिया में रहता है तो उसे पर्सन रेसिडेंट इंडिया माना जाता है। और कोई भी पर्सन जो हु हैज़ गॉन आउट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के बाहर चला गया, और हु स्टेज आउट ऑफ इंडिया for the purpose of employment outside India or carrying the business outside India or for any other purpose in such circumstances that would indicate his intention to stay outside India for an uncertain period, ठीक है। उसके अलावा a person who has come to India or stay in India for the purpose of employment, ठीक है, for the purpose of employment, या फिर कोई भी बंदा जो इंडिया में, मतलब सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊँ ना तो इतना कुछ याद पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी बंदा अगर 182 डेज से या ज़्यादा इंडिया में रहता है तो उस केस में उस बंदे को क्या माना जाता है, फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उसे पर्सन रेसिडेंट इंडिया माना जाता है। लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। अगर कोई बंदा इंडिया के बाहर गया है, अगर कोई बंदा इंडिया के बाहर गया है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, ठीक है, इट इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके अलावा कोई भी बंदा अगर बिजनेस करने के लिए गया है या फिर किसी भी तरीके से अगर वो इंडिया के बाहर गया है अनसर्टेन पीरियड के लिए कि हमें पता नहीं है कि वो इंडिया में वापस आएगा या नहीं आएगा, तो उन बंदों को भले ही वो 182 डेज से ज़्यादा क्यों ना रहे हों, उन्हें पर्सन रेसिडेंट इंडिया नहीं माना जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको इस तरीके से फंसाया जा सकता है कि वो 182 डेज से ज़्यादा तो रहा, लेकिन 182 डेज कंप्लीट करने के बाद वो इन कारणों की वजह से इंडिया छोड़ के चला गया। तो अगर इन कारणों की वजह से वो इंडिया छोड़ के चला गया तो इसका मतलब वो इंडिया में वापस नहीं आने वाला जल्दी, तो इनको 182 डेज पूरे होने के बावजूद भी पर्सन रेसिडेंट इंडिया नहीं माना जाएगा। उसके अलावा अगर कोई पर्सन जो इंडिया में आया है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, ठीक है, या फिर ऐसा इंटेंशन लेके कि वो इंडिया में रहेगा, तो उस बंदे को हमारा पर्सन रेसिडेंट इंडिया मान लिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कोई भी पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट जो रजिस्टर्ड है या इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में, उसको भी पर्सन रेसिडेंट इंडिया माना जाएगा। उसके अलावा किसी भी तरीके का ऑफिस, ब्रांच या एजेंसी जो इंडिया में है और भले ही वो ओन्ड और कंट्रोल क्यों ना आउटसाइड इंडिया से करी जा रही है, उसे भी रेसिडेंट इंडिया माना जाएगा। और कोई भी ऑफिस, ब्रांच या एजेंसी जो आउटसाइड इंडिया है लेकिन कंट्रोल किया जा रहा है पर्सन रेसिडेंट इंडिया के द्वारा, तो वो हमारा क्या माना जाएगा, रेसिडेंट इंडिया माना जाएगा, पर्सन रेसिडेंट इंडिया माना जाएगा। उसके बाद पर्सन रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया क्या होता है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया का मतलब होता है जो ऐसे लोग जो हमारे पर्सन रेसिडेंट इंडिया नहीं होते वो लोग पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया माने जाते हैं। एक और डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है, रिपैट्रिएट टू इंडिया। रिपैट्रिएट का मतलब होता है इंडिया में पैसा वापस लेके आना, फॉरेन एक्सचेंज को इंडिया में वापस लेके आना, जो आपको लेके आना है। और जब भी आप इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हो तो उसे आप सेल करते हो फॉरेन एक्सचेंज को ऑथराइज पर्सन को, ऑथराइज डीलर को, जिसकी डेफिनेशन हमने ऊपर पढ़ी थी। या फिर आप जो आपका पैसा होता है उसको जो है जैसा भी आरबीआई वगैरह नोटिफाई और होल्ड करते हो, जो हमारे आरबीआई के नोटिफाइड जैसे भी, और आरबीआई के थ्रू आपने नोटिफाइड करवा रखे हैं बैंक्स, मतलब आरबीआई की परमिशन लेके आपने अगर बैंक्स वगैरह रख रखे हैं तो उसमें आप जो आपका फॉरेन अकाउंट है या जो भी इसको नॉन फॉरेन अकाउंट वगैरह कहा जा सकता है उसमें आप पैसा जमा करवा सकते हो, ठीक है, वहाँ पैसा होल्ड करके रख सकते हो, ठीक है, जहाँ फॉरेन करेंसी अकाउंट्स वगैरह जिसको कहा जाता है। तो रिपैट्रिएशन का मतलब कुछ नहीं होता, रिपैट्रिएशन का मतलब बहुत सिंपल होता है, इंडिया में पैसा लेके आना और उसके बाद उसको सेल कर देना ऑथराइज डीलर्स को और उसके बदले में अपना इंडियन रुपीस ले लेना या फिर होल्ड करना अपने जो फॉरेन अकाउंट्स हैं उसके अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जो रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर द फेमा 1999। इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जब 182 डेज या मोर इससे ज़्यादा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कोई भी बंदा अगर आउटसाइड इंडिया में रहता है तो उस केस में उसे पर्सन रेसिडेंट इंडिया माना जाएगा। लेकिन वो 3 पर्पस के लिए इंडिया के बाहर अगर चला गया 182 डेज के बाद भी, ठीक है, 182 डेज और मोर के बाद भी, फॉर जैसे कि एम्प्लॉयमेंट के लिए चला गया, बिजनेस या वोकेशन के चला गया, वेकेशन के लिए चला गया, या फिर उसके बाद अनसर्टेन पीरियड के लिए चला गया, तो कि वो इंडिया में वापस नहीं आएगा तो उसको पर्सन रेसिडेंट इंडिया नहीं माना जाएगा। ये सेम डेफिनेशन ऊपर पढ़ी थी और वही डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पर एलाबरेट करके रख दिया। यहाँ पर दोबारा से लिखी इसलिए है क्योंकि नीचे एग्जांपल्स दिए हैं, इन एग्जांपल्स को आप रीड आउट कर लीजिएगा। नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन एक बार रीड कर लेंगे तो फायदा ही होगा, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन फिलहाल बस इतना याद रखना है कि कोई भी बंदा अगर 182 डेज से ज़्यादा 182 डेज और मोर अगर इंडिया में रहता है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तो उसको पर्सन रेसिडेंट इंडिया माना जाएगा। लेकिन अगर वो फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस या फॉर द पीरियड ऑफ द अनसर्टेन पीरियड अगर वो इंडिया के बाहर चला गया है तो उसे पर्सन रेसिडेंट इंडिया नहीं माना जाएगा, भले उसने पीरियड को कंप्लीट क्यों ना कर लिया हो। ठीक है बच्चों, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। आपको क्वेश्चन में फंसाया जा सकता है, ठीक है, ये बोल के कि वो 182 दिन से ज़्यादा रहा था लेकिन उसके बाद वो इस पर्पस के इन तीनों पर्पस के लिए बाहर चला गया तो क्या उनको पर्सन रेसिडेंट इंडिया माना जाएगा? तो आप बोलोगे नहीं, वो पर्सन रेसिडेंट इंडिया नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम ऊपर जो ग्रुप 1 होता है उसमें भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर 3 पे। सेक्शन नंबर 3 हमसे क्या कहता है? सेक्शन नंबर 3 कहता है कि डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज कहता है कोई भी पर्सन जो है डील नहीं कर सकता, ना ही ट्रांसफर कर सकता, ना ही डील कर सकता, ना ही ट्रांसफर कर सकता, ना ही पेमेंट कर सकता है, ना ही रिसीव कर सकता है और ना ही किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है फॉर द एसेट आउटसाइड इंडिया। अगर उसे करना भी है तो ऑथराइज पर्सन के थ्रू करेगा, मतलब खुद से वो ये सारी चीजें नहीं कर सकता। मतलब ना ही वो डील कर सकता है, ना ही ट्रांसफर कर सकता है, ना ही वो कोई पेमेंट कर सकता है और ना ही वो रिसीव कर सकता है कोई पेमेंट, और ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है फॉर द एनी एसेट जो आउटसाइड इंडिया है। फॉर एग्जांपल मैं और आप
जो है हम दोनों रेसिडेंट इंडिया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं और आप दोनों रेसिडेंट इंडिया है, तो हम दोनों ने क्या किया, किसी दुबई में कोई प्रॉपर्टी है उसके लिए अगर हम डील कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी के थ्रू जो डील होगी ना वो भी ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही होगी, ठीक है। ये बात आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहता है अब ट्रांजेक्शन करी जा सकती है अगर आपका एक्ट में कहीं पर बोल दिया गया है या फिर आपने अगर परमिशन ले लिया आरबीआई से तो फिर आप कर सकते हो, वरना वैसे तो नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब वैसे तो अलाउड नहीं है, ये साफ साफ मना कर दिया गया। उसके नीचे एग्जांपल्स हैं वो देख लीजिएगा। सेक्शन नंबर 4 कहता है कि होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में ये बोला गया एक्सेप्ट एज अदरवाइज, मतलब एक्ट में अगर कहीं पर बोला गया तो होल्ड कर सकते हो, वरना कोई भी पर्सन जो है फॉरेन एक्सचेंज को नहीं एक्वायर कर सकता, ना ही होल्ड कर सकता, ना ही ओन कर सकता, ना ही पोजेस कर सकता किसी भी टाइप का फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या इमोल प्रॉपर्टी जो सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया। मतलब आउटसाइड इंडिया अगर आपको फॉरेन सिक्योरिटी, फॉरेन एक्सचेंज, इमोल प्रॉपर्टी अगर आपको रखनी है तो उस केस में मतलब जो प्रोविजंस बोलते हैं उसके हिसाब से रखनी होगी। कोई भी बंदा अगर प्रोविजन के अगेंस्ट में जाके नहीं रख सकता, अगर रखेगा तो कॉन्फिस्केशन वगैरह फेस करने पड़ेंगे और क्या होगा, ठीक है, पेनल्टीज वगैरह लगेंगी। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आता है, जो हमारा अगला पॉइंट जो आता है वो आता है सेक्शन नंबर 5, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होता है। ऑलरेडी हमने इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से वहां पर पढ़ी थी। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस नहीं होती अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, लेकिन वो उसके अंदर कुछ चीजें इंक्लूड होती है जो पेमेंट्स वगैरह ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करी जाती हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म बैंकिंग फैसिलिटीज या क्रेडिट फैसिलिटीज जो बिजनेस के दौरान ली जाती है, या फिर पेमेंट जो करी जाती है इंटरेस्ट ऑन लोन की या इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स की, या रेमिटेंसेज करे जाते हैं, लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन एक्सेट्रा, ठीक है, या फिर एक्सपेंस जो करे जाते हैं इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन या फिर उनकी हेल्थ वगैरह से रिलेटेड, तो उसे हमारा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा, ठीक है बच्चे। इसके बाद नीचे एग्जांपल्स ही हैं। अब यहाँ पर शेड्यूल नंबर 1 आता है। शेड्यूल नंबर 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर ये बताया गया शेड्यूल नंबर 1 में ये बताया गया जिसको हम रूल नंबर 3 भी कहते हैं। यहाँ पर रूल मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप फर्स्ट ग्रुप की बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पर रूल नंबर 3 मेंशन है। तो ये रूल नंबर 3 होता है शेड्यूल 1, और शेड्यूल 1 ये कहता है कि ये सारी ट्रांजेक्शन जो है वो प्रोहिबिटेड है। अगर आप विड्रॉल इन सारी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आप फॉरेन एक्सचेंज का विड्रॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि कई बार आईसीआई इनके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या चीजें आओ फटाफट से देख लेते हैं जो प्रोहिबिटेड है, मतलब विड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज प्रोहिबिटेड इन फॉर दिस ट्रांजेक्शन। अगर आपका विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, ठीक है, या फिर इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस है, ठीक है, या फिर आपका रेमिटेंस है जो लॉटरी टिकट्स के, या फिर बैंड मैगजीन्स का, या फुटबॉल पूल्स का, या स्वीपस्टेक्स का, ठीक है, या फिर आपका जो है कमीशन की पेमेंट है ऑन द एक्सपोर्ट टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडरीज जो इंडियन कंपनीज का, ठीक है। 5th पॉइंट इसके अंदर ये बोलता है रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड है किसके द्वारा, कंपनीज के द्वारा, जहां पर डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल है, ठीक है। पेमेंट है कमीशन का एक्सपोर्ट पे अंडर द रुपीज स्टेट क्रेडिट रूट एक्सेप्ट, लेकिन एक्सेप्ट कमीशन, ये वाला कमीशन अलाउड है, कमीशन अप टू 10% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ टी एंड टबैको अलाउड है, ठीक है। इसके अलावा कॉल बैक सर्विसेज की पेमेंट आपको अलाउड नहीं है, वो हमारा प्रोहिबिटेड है, उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज का विड्रॉल अलाउड नहीं है। एंड द लास्ट वन, अगर कोई इंटरेस्ट इनकम होती है ऑफ द फंड जो नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपीज स्कीम अकाउंट में मेंटेन किया गया है, तो उसका विड्रॉल फॉर द पर्पस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन एक्सचेंज का विड्रॉल उस पर्पस के लिए भी अलाउड नहीं है। तो आपको मैं दोबारा से बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीजें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि किस किस के लिए नहीं है, तो सबसे पहला इसके अंदर ये था लॉटरी की विनिंग, ठीक है। दूसरा था जो हॉर्स रेस और राइडिंग। तीसरा था लॉटरी की टिकट या जो हमारी बैंड मैगजीन्स हैं, ठीक है। उसके अलावा 4th पॉइंट था जो रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनी ऑन विच द डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल। 5th पॉइंट था कमीशन ऑन एक्सपोर्ट जो किया जा रहा है मेड टुवर्ड्स द इक्विटी इन्वेस्टमेंट। 6th पॉइंट था जो पेमेंट रिलेटेड टू द कॉल बैक सर्विसेज। 7th पॉइंट था कि कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर द रुपी स्टेट क्रेडिट रूट एक्सेप्ट 10% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू ऑफ द टी और टोबैको इज अलाउड, ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑन नॉन रेसिडेंट स्पेशल स्कीम अकाउंट जो होते हैं उन पे इंटरेस्ट, वो आपका जो है इन सब चीजों के लिए, ठीक है, इन 7 चीजों के लिए, ठीक है, इन 7 चीजों के लिए आपका विड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है प्रोहिबिटेड है। इसके बाद हमारे पास आता है शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर 2 ये कहता है कि आप विड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हो इन ट्रांजेक्शन के लिए, लेकिन प्रायर अप्रूवल लगेगी किसकी, गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन, मतलब जो भी मिनिस्ट्रीज होंगी उनकी अप्रूवल लगेगी, जिनके नाम इसमें यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। ये सारे नाम जो मिनिस्ट्रीज के मेंशन है, तो ये आप रीड कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं किन किन कामों के लिए अप्रूवल लगेगी, वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, अगर आप किसी भी तरीके का कल्चरल टूर्स करते हैं उनके लिए, कोई भी एडवर्टीजमेंट अगर आप फॉरेन प्रिंट मीडिया में करते हैं फॉर द पर्पस अदर देन प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल बिडिंग एक्सीडिंग $10,000 बाय अ स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स पब्लिक अंडरटेकिंग, मतलब अगर आप किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट करते हैं फॉरेन प्रिंट मीडिया में तो आपको अप्रूवल लगेगी। लेकिन अदर देन अगर मतलब प्रमोशन ऑफ टूरिज्म के लिए कर रहे हैं या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिडिंग के लिए कर रहे हैं, तो उस केस में आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा रेमिटेंस
इन केस ऑफ रेट ऑफ वेसल चार्टर्ड बाय द पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के द्वारा जो फ्रेट के वेसल के फ्रेट्स वगैरह पे करे जाते हैं उसके लिए परमिशन। उसके अलावा पेमेंट ऑफ इंपोर्ट थ्रू द ओशियन ट्रांसपोर्ट, मतलब जो ओशियन ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो पेमेंट करी गई है, मतलब जो इंपोर्ट हुआ है ओशियन ट्रांसपोर्ट के थ्रू, उसकी जो पेमेंट करी गई है किसके द्वारा, पीएसयू के द्वारा या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, तो उसकी भी परमिशन। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट्स जो होते हैं उसकी परमिशन। जो ट्रांसपॉन्डर्स का हायर किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ टीवी चैनल्स और इंटरनेट, उसके लिए परमिशन लगेगी, ठीक है। उसके अलावा कोई भी रेमिटेंस अगर करना है, जो कंटेनर डिटेंशन चार्जेस पे करे जा रहे हैं, अगर एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा, तो उस केस में भी आपको करना पड़ेगा। अगर किसी भी तरीके का स्पॉन्सरशिप या प्राइज मनी दिया जा रहा है $1,00,000 से ऊपर, तो उस केस में भी आपको परमिशन लगेगी। और अगर मेंबरशिप ली जा रही है पी&आई क्लब की, जो पी&आई इंश्योरेंस वगैरह क्लब की, तो उस केस में भी परमिशन लगेगी। तो इन सारे केसेस में आपको स्पेशल परमिशन लगेगी, ठीक है, किसकी, गवर्नमेंट की, ठीक है। इसके बाद शेड्यूल नंबर 3 आता है। शेड्यूल नंबर 3 हमसे क्या कहता है, और ये रूल नंबर 4 था, जो ऊपर वाला रूल था ना, शेड्यूल 2 इज द रूल नंबर 4 एंड दिस रूल इज रूल नंबर 5, ठीक है। अगर मैंने लिखा नहीं है तो आप लिख लीजिएगा। शेड्यूल 3 हमसे क्या बोलता है, शेड्यूल 3 हमसे ये बोलता है हाँ कि आपको आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी अगर $2.5 लाख से ऊपर का पर ईयर, पर फाइनेंशियल ईयर, और पर पर्सन अगर आपका $2.5 लाख से ऊपर चला जाता है अमाउंट, तो आपको आरबीआई की परमिशन लगेगी, ठीक है। कब लगेगी, जब आपका लिमिट क्रॉस हो जाता है $2.5 लाख से ऊपर, ठीक है। किन किन पर्पस के लिए, ठीक है। अगर आप प्राइवेट विजिट पे जा रहे हो एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान, एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान, गिफ्ट या डोनेशन दे रहे हो किसी को, या फिर आप अब्रॉड जा रहे हो फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस या इमिग्रेशन पर्पस के लिए, या मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स के लिए, या ट्रैवलिंग के लिए रिलेटेड टू मेडिकल एक्सपेंस कह लो या चेकअप कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर आप बाहर जा रहे हो, स्टडी अब्रॉड के लिए जा रहे हो, या कोई भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हो, अगर अमाउंट आपका $2.5 लाख से ज्यादा हो जाता है एक साल में एक पर्सन का, $2.5 लाख से ज्यादा हो जाता है एक साल में एक पर्सन का, तो उस केस में परमिशन लगेगी आरबीआई की, वरना कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के बारे में कुछ बातें आती हैं, ठीक है। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के केस में ये बोला जाता है कि अगर ये वाले 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट इसमें ये बोले जाते हैं कौन कौन सा, एक तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा 4th इमिग्रेशन वाला पॉइंट, ठीक है। उसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट वाला पॉइंट, उसके अलावा स्टडी अब्रोड के केस में, मतलब इन 3 केसेस में आपका लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एप्लीकेबल हो जाता है। कहता है कि आपको जो है इन केस में आपको जो है 2.5 लाख से भी ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन इस केस में आपको जो है कई बार क्या होता है, प्रायर अप्रूवल के बिना भी आपको जो है मिल जा, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी आ गई और 2.5 लाख से ज़्यादा लग रहा है, तो उस केस में आपको प्रायर अप्रूवल लेने से पहले भी आप उसको खर्चा वर्चा कर सकते हो, और उसके बाद जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं आप दिखा सकते हो, और उसके बाद आपको मतलब इसी को लिबरलाइज बोला गया ना, थोड़ा लिबरल किया गया, ठीक है। तो इस केस में आपको जो है आपको उसके बाद आप सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह दिखा देना, और इंस्टीट्यूट जो भी हमारे थे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसके बाद आपको वो अलाउड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि कोई भी बंदा अगर रेमिटेंस करना चाहता है अपनी कंट्री में, अगर कोई बंदा रेमिटेंस करना चाहता है अपनी कंट्री में, कोई पैसा कमा रहा है और वो रेमिटेंस करना चाहता है अपनी कंट्री में, तो वो इंसान कर सकता है, लेकिन आफ्टर पेमेंट ऑफ टीडीएस, पीएफ या कोई भी टैक्स वगैरह पे होने के बाद, हमारी कंट्री में टैक्स वगैरह कटने के बाद अपनी सैलरी, जो नेट सैलरी है, वो अपने घर वालों को, माता पिता को भेज सकता है, ठीक है। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है कि अब अदर देन इंडिविजुअल के बारे में बात आती है। तो शेड्यूल 3 जो है, ऊपर वाला तो हमने अदर इंडिविजुअल्स के लिए पढ़ा, ठीक है, और अब यहाँ पर बात आ रही है अदर देन इंडिविजुअल्स के। अदर देन इंडिविजुअल्स के केस में क्या बोला जाता है, अदर देन इंडिविजुअल्स के केस में बोला जाता है अगर किसी भी तरीके का डोनेशन किया जाता है चेयर्स के रूप में किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, या फंड्स वगैरह दिए जाते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को या टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस वगैरह को, तो कितना दिया जा सकता है कंपनीज वगैरह के द्वारा, तो 1% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग और $50 लाख विच एवर इज लेस। कितना, 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कौन सा, प्रीवियस 3 ईयर्स का एवरेज लिया जाएगा आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स का, उसका 1% लिया जाएगा, या $50 लाख विच एवर इज लोअर। इतना पैसा जो है, इससे ज्यादा आप अगर दोगे, लेकिन इतना तो दे सकते हो विदाउट परमिशन, अगर इससे ज्यादा देना है तो उस केस में आपको आरबीआई का प्रायर अप्रूवल लगेगा। सेकेंड पॉइंट हमसे क्या कहता है, कोई भी कमीशन अगर आपको देना है, कमीशन अगर पे करना है रेसिडेंशियल फ्लैट्स के लिए या कमर्शियल फ्लैट्स के लिए इंडिया में, तो उस केस में अगर किसी बंदे को, एजेंट्स वगैरह को, तो $25,000 या 5% ऑफ द जो भी रेमिटेंस इनवर्ड है, विच एवर इज मोर, यहाँ याद रखना $25,000 और 5% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज मोर, अगर इससे ज्यादा आप कर रहे हो तो उस केस में आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। अगर कोई भी रेमिटेंस अगर आपको देना है, किस केस में 1 करोड़ पर प्रोजेक्ट से ज्यादा
था कंसल्टेंसी सर्विसेज का अगर आपको देना है, और मैं आपको बताऊं कंसल्टेंसी सर्विसेज को आपको दो हिस्सों में बांट लीजिएगा। कंसल्टेंसी सर्विसेज को एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंसल्टेंसी और एक अदर कंसल्टेंसी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंसल्टेंसी आपने ली है और उसके लिए अगर आपको पैसे पे करने हैं तो $1 करोड़ से अगर ऊपर देने हैं, $1 करोड़ तक तो आप दे सकते हो। $1 करोड़ से अगर ऊपर देने हैं तो उस केस में आपको प्रायर अप्रूवल लगेगा आरबीआई का। अगर अदर्स की बात करूं तो उस केस में अगर आपको $10 लाख तक देने हैं तो चलेगा, $10 लाख से अगर ऊपर देने हैं तो आपको प्रायर अप्रूवल लगेगा किसका, आरबीआई का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रेमिटेंसेज अगर आपको करने हैं 5% से ज्यादा ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो लाया गया है इंडिया में, या $1 लाख विच एवर इज हायर से ज्यादा फॉर द रीइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल किसी ने बिजनेस सेटअप किया और उसके प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस हुए, उसके लिए अगर रेमिटेंस किया जा रहा है तो 5% ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो वो इंडिया में लेके आया है, या $1 लाख विच एवर इज हायर, इतने तक का अलाउड है। लेकिन इससे ज्यादा अगर करना है तो आरबीआई से परमिशन लगेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कहता है, इसके बाद हमारे पास एक एग्जम्पशन वाला पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एग्जम्पशन वाला पॉइंट जो है स्टार मार्क कर सकते हैं, और इसके अंदर ये बोला गया है कि किसी भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी की भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए, अगर शेड्यूल 2 या शेड्यूल 3 की एक्टिविटीज जो है आरएफसी अकाउंट से हो रही हैं। ठीक है, जो हमारा आरएफसी अकाउंट होता है अगर उसके थ्रू हो रही है तो उस केस में आपको किसी भी तरीके के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ठीक है, रेजिडेंट फॉरेन अकाउंट जो होते हैं हमारे। उसके बाद हमारे पास आता है कि ईईएफसी अकाउंट के केस में भी एग्जम्पशन है। कहता है इसको भी आपको स्टार मार्क कर लीजिएगा, और इसमें क्या लिखा हुआ है, कहता है जो ईएफसी अकाउंट से अगर आप करते हो तो भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, पर अगर ये दोनों काम करते हो, पी&आई की क्लब की सर्विसेज और कमीशन जो प्रोवाइड किया जाता है रेसिडेंशियल फ्लैट्स वाला और कमर्शियल फ्लैट्स वाला, 25,000 रुपए या 5% ऑफ द इनवर्ड, या फिर जो रेमिटेंस दिए जाते हैं $1 लाख या 5% ऑफ द इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन, तो उस केस में आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, भले ही आप ईईएफसी अकाउंट से क्यों ना कर रहे हो। तो मतलब वैसे तो जो शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 की एक्टिविटीज है उस केस में आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है अगर आप ईईएफसी अकाउंट से कर रहे हो तो। लेकिन अगर इन दोनों केस में आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, और वो दो कौन से केसेस हैं, अगर आप मेंबरशिप ले रहे हो पी&आई क्लब की, या कमीशन पे कर रहे हो जो आपका रेसिडेंशियल फ्लैट या कमर्शियल फ्लैट्स वाला था, या फिर आप रेमिटेंसेस दे रहे हो, कौन सा इन्वेस्टमेंट जो बॉट इन इंडिया करा गया उसका 5% या $1 लाख विच एवर इज हायर वाला पॉइंट। ठीक है, इस केस में आपको जो है एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हमारे पास इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोसीजर आया। इसको नया डाला गया है आईसीए ने, पहले ये हमारे उसमें भी नहीं था, ग्रुप 1 में भी नहीं था, लेकिन उसके बाद डाला गया। अब डाला है तो उसको पढ़ लेते हैं फटाफट से। मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर प्रोसीजर पार्ट है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं आपको फटाफट से कवर करवा देता हूँ। तो इसके अंदर ये बोला गया कि जो भी रेमिटेंसेज होंगी इंपोर्ट करा जाएगा। अब इंपोर्ट ऑफ गुड्स है तो इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब आप इंडिया में माल लेके आते हो, अब यहाँ पर क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है तो इसके थोड़े प्रोसीजर जो है थोड़े स्ट्रॉन्ग है, तो ये होना भी बनता है क्योंकि इंडिया से पैसा जा रहा है, एक्सपोर्ट होता है तो फिर भी थोड़ा लीनियंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि जब भी आपको रेमिटेंसेस करनी होती है फॉरेन पेमेंट्स की, तो उस केस में आपको बोनाफाइड होना चाहिए, और सारी की सारी डिटेल्स जो भी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए वो बोनाफाइड मैनर में होना चाहिए, और दूसरा सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, कि कहां क्या इंपोर्ट किया, कैसे किया गया, सब कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ऑब्लिगेशन है आपकी। ठीक है, उसके अलावा कहता है कि फॉलोइंग आर कुछ ऑब्लिगेशंस है जो परचेजर की है। परचेजर मतलब जिसने इंपोर्ट किया है उसकी कुछ ऑब्लिगेशंस है। क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, सबसे पहला यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज फॉर द सेड पर्पस, मतलब फॉरेन एक्सचेंज का, अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज लिया है मतलब आपने क्या किया, इंडियन रुपीज को कन्वर्ट करवाया होगा यहाँ पर और बाहर की पेमेंट कर रहे हो आप, तो उस केस में जो भी फॉरेन एक्सचेंज में आपने कन्वर्ट करवाया ऑथराइज पर्सन से लिया, तो उस फॉरेन एक्सचेंज को आपको उसी पर्पस के लिए यूज करना है जो डिक्लेरेशन में आपने लिख के दिया होगा कि मैं इसी पर्पस के लिए यूज करूंगा, मैं पेमेंट ही करूंगा इंपोर्टेड गुड्स की, तो उसी पर्पस के लिए यूज करना है। दूसरा, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो आपको एविडेंस देना है कि आपने इंपोर्ट किया है, एविडेंस देना है कि आपने इंपोर्ट किया है, और वो जो भी एविडेंस होंगे उसको आपको फर्निश करना है आपको इंपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम में। इंपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम में आपको एक सिस्टम जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है वहां पर आपको ये अपडेट करना पड़ेगा, जिसको हम प्यार से IDPMS भी बोलते हैं, वहां पर अपलोड करना पड़ेगा। जो भी एविडेंसेज है इंपोर्ट के वो सारे आपको वहां पर डालने पड़ेंगे। उसके बाद हमसे बोला जाता है कि किस मोड में आप पेमेंट कर सकते हो। देखो भाई, इंटरनेशनल कार्ड वगैरह के फॉर्म में भी आप पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह के फॉर्म में भी आप पेमेंट कर सकते हो, या आरबीआई जैसा बोलेगा इसके अलावा अगर आरबीआई ने कुछ बोला उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अदर मोड्स आते हैं। अदर मोड्स के अंदर ये बोला जाता है कि आप अदर मोड्स में भी पेमेंट कर सकते हो, इन रुपीज में भी पेमेंट कर सकते हो। कौन से, जो मीटिंग एक्सपेंसेस आपने करे हैं ऑन अकाउंट ऑफ बोर्डिंग, लॉजिंग और सर्विसेज। ठीक है, जो मतलब मीटिंग एक्सपेंसेस अगर हुए हैं ऑन अकाउंट ऑफ बोर्डिंग, लॉजिंग और सर्विसेज रिलेटेड टू द ट्रैवल रिलेटेड टू ट्रैवल टू एंड फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड
आउटसाइड इंडिया हु इज अ विजिट टू इंडिया, अगर कोई बंदा इंडिया में आया है और उसके मीटिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं बोर्डिंग के, लॉजिंग के या फिर सर्विसेज के रिलेटेड टू द ट्रैवल जो वो इंडिया में आके कर रहा है ऑफ अ पर्सन ऐसे इंडिया जो विजिट पे आया है, तो उस केस में वो खर्चा रुपीज में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट हमें से आता है कि क्रॉस चेक्स और बाय क्रॉस चेक और ड्राफ्ट चेक में भी हो सकता है। अगर आप परचेज ऑफ गोल्ड वगैरह कर रहे हो उस पर्सन के लिए, तो उस केस में आपका परचेज ऑफ गोल्ड या परचेज ऑफ सिल्वर अगर आप कर रहे हो तो आप क्रॉस चेक या फिर ड्राफ्ट्स के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, अगर कोई पर्सन के लिए कर रहे हो जो बाहर से आया है। इसके बाद मतलब उसके ब्याह पे परचेज करे हो तो अ कंपनी और एसेंट, यहाँ पर हमारे ये बोला जाता है जो पेमेंट करी जाती है सिटिंग फीस की, कमीशन की या रेमुनरेशन की, जो एंटाइटल है उन लोगों को जो हमारे नॉन होल टाइम डायरेक्टर्स है जो इंडिया में आए हैं किसी भी मीटिंग वगैरह के लिए, उसके लिए सिटिंग फीस दी जा रही है या रेमुनरेशन दिया जा रहा है, कमीशन दिया जा रहा है, तो उस केस में आप रुपीज़ में प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब इन रुपीज़ टू द नॉन, मतलब रुपीज़ में पेमेंट करी जा सकती है नॉन होल टाइम डायरेक्टर को जो इंडिया में विजिट के लिए आया है फॉर अटेंडिंग द मीटिंग। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है टाइम लिमिट क्या है आपको इंपोर्ट को सेटल करने की। तो अगर नॉर्मल इंपोर्ट है तो 6 मंथ के अंदर अंदर आपको पेमेंट कर देनी है, एक्सेप्ट अगर आपने उसकी मतलब जो माल आप लेके आए थे उसकी परफॉर्मेंस में कोई कमी है, उसकी वजह से अगर आपने उसकी पेमेंट विदहेल्ड कर रखी है तो उस केस में आपको जो है आप 6 महीने में नहीं करोगे। लेकिन अगर वैसे आपको 6 मंथ के अंदर नॉर्मल केस में पेमेंट कर देनी है और क्लियर कर देना है सब कुछ। लेकिन इसके बाद हमसे सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि आपका 6 मंथ के बाद भी डिले हो सकता है अगर रीजन जेन्युइन है, जैसे कि अगर आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टी है या किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हो गया आपका उनके साथ, ठीक है, तो आपको उस केस में आपको जो है पेमेंट 6 महीने के अंदर नहीं करनी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाउएवर इंटरेस्ट जो है आपको जो है नॉट मोर देन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट एट द रेट प्रिस्क्राइब, मतलब लेकिन इंटरेस्ट की पेमेंट क्योंकि आप लेट पेमेंट कर रहे हो तो उस केस में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर कल को अगर आपके अगेंस्ट में फैसला आया, वो फॉर एग्जाम्पल डिस्प्यूट था, आपने पेमेंट नहीं करी 6 महीने में, अब क्या होगा, आप सामने और आपका जो है आपके अगेंस्ट में फैसला आ गया तो अब तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जो आप पेमेंट करोगे वो आपको अलॉन्ग इंटरेस्ट के साथ करनी है। तो इंटरेस्ट जो है आपका मैक्सिमम 3 साल तक जा सकता है, मतलब आपका एक्सटेंड हो के भी 3 साल के अंदर अंदर तो पेमेंट करनी ही पड़ेगी। इससे आपकी दूसरी मतलब ये बात आप कंक्लूड कर सकते हो कि 3 साल से ज्यादा का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट, मैक्सिमम 3 साल का इंटरेस्ट आप पे कर सकते हो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बोलना चाह रहा है लॉ कि 6 महीने में मिनिमम है, अगर डिस्प्यूट वगैरह है, पंगा वंगा है तो सॉल्व करो और 3 साल तक से ज्यादा का इंटरेस्ट हम ले जाने नहीं देंगे इंडिया के बाहर। ठीक है, और वो भी रेट जो हमारा प्रिस्क्राइब होगा किसमें, फॉर द ट्रेड क्रेडिट एज पर द ट्रेड क्रेडिट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो रेट प्रिवेल कर रहा होगा। ठीक है, उसके अलावा डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट्स अगर हो रखे हैं, मतलब इंस्टॉलमेंट में अगर आपने पेमेंट करनी है तो इंस्टॉलमेंट के केस में आपको बता दूं इंस्टॉलमेंट में अलाउड है लेकिन अप टू मैक्सिमम 5 साल, मतलब इंस्टॉलमेंट के केस में 5 साल मैक्सिमम है, 5 साल तक में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि एक्सटेंशन हो सकती है, क्या है टाइम लिमिट की, यस 6 महीने से लेकर 3 साल तक की एक्सटेंशन हो सकती है। जैसी बात मैंने ऊपर बताई थी सेम बात यहाँ पर आ गई ना, मतलब इसीलिए इंटरेस्ट वाली बात को मैंने आपको जोड़ा था कि कहता है 3 साल को मतलब 6 महीने को 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है अगर वैलिड रीजंस हैं तो, वैलिड रीजंस हैं तो आपका किया जा सकता है। वैलिड रीजंस क्या क्या है मैं आपको बता दूं, कहता है इररिस्पेक्टिव द इनवॉइस वैल्यू करा जा सकता है अगर क्वालिटी का इशू है, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ टर्म्स का इशू है या फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं या किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हो गया है बायर और सेलर के बीच में तो करा जा सकता है। लेकिन यहां पर जब भी एक्सटेंशन प्रोवाइड करा जाएगा ऑथराइज्ड डीलर के द्वारा तो एक कुछ चीजें हैं वो देखेगा। सबसे पहले तो कहता है कि जो इंपोर्ट होना चाहिए, जो इंपोर्ट किया है वो सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इन्वेस्टिगेशन में नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कह रहा है जब भी आपको 1 साल से ऊपर का एक्सटेंशन दिया जाएगा ना तो ये चेक किया जाएगा कि टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है इंपोर्टर का वो $1 मिलियन या फिर 10% ऑफ द एवरेज इंपोर्ट रेमिटेंसेस से ज्यादा ना हो इन द प्रीसीड ऑफ ड्यूरिंग द 2 फाइनेंशियल ईयर विच एवरेज लोअर, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा तीसरा पॉइंट अगर 1 साल से ऊपर दे रहा है तो ये लिमिट चेक करनी होगी। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर ये देख रहा है कि और ये वाली बात आपको रिमार्क्स कॉलम में बतानी पड़ेगी, जो फॉर्म होगा उसमें बतानी पड़ेगी कि ऐसा कुछ पंगा नहीं है और हम इसको एक्सटेंशन दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि इंपोर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड इंडियन रुपीस, क्या फॉरेन एक्सचेंज और इंडियन रुपीस लाया जा सकता है? बिल्कुल, आप सबको पता होगा कि फॉरेन एक्सचेंज और इंडियन रुपीस लाया जा सकता है। फॉरेन करेंसी लाना है लेकिन आप फॉरेन करेंसी को इंडिया में आप लेके आ सकते हो लेकिन आरबीआई की परमिशन के साथ। पहला पॉइंट यही बोलता है कि आप फॉरेन करेंसी को इंडिया में ला सकते हो लेकिन आरबीआई की परमिशन के साथ। दूसरा पॉइंट हमसे ये बोलता है कि आरबीआई अलाउ करता है किसी भी पर्सन को कि वो इंडिया में अगर आ रहा है तो इंडियन ब्रिंग इनटू इंडियन करेंसी नोट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब अगर इंडियन करेंसी लेके आ रहे हो, देखो फॉरेन करेंसी लेके आ रहे हो तो आरबीआई की परमिशन के साथ लाना है, अगर इंडियन करेंसी लेके आ रहे हो तो उस केस में किस तरीके से लेके आओगे। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है कि अगर आप फॉरेन करेंसी इंपोर्ट, सबसे पहले अगर मैं इसके अंदर बात करूं
हाँ, तो हमने क्या पढ़ा कि फॉरेन एक्सचेंज अगर आप इंडिया में लेके आ रहे हो तो उस केस में आपको किस तरीके से लाना है, आरबीआई की परमिशन लेके आना है। तो आरबीआई की परमिशन तो है, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, कह रहा है जब भी आप इंपोर्ट करके ला रहे हो फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज जब भी आप फॉरेन करेंसी इंपोर्ट करके ला रहे हो तो आपको कस्टम अथॉरिटीज का अप्रूवल लगेगा, कस्टम अथॉरिटीज का अप्रूवल लगेगा, ठीक है, कस्टम अथॉरिटीज का अप्रूवल लगेगा। प्रोवाइडेड आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है अगर आप जो आप पैसा लेके आ रहे हो, मतलब करेंसी जब आप फॉरेन करेंसी लेके आ रहे हो तो आपको कस्टम्स अथॉरिटी से परमिशन लेनी है, लेकिन आपको कस्टम अथॉरिटी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, आरबीआई का अप्रूवल तो मस्ट है, लेकिन कस्टम अथॉरिटीज का भी अप्रूवल लगेगा कुछ केसेस में, लेकिन हर केसेस में, लेकिन कुछ केसेस में नहीं लगेगा। कौन कौन से केसेस में नहीं लगेगा मैं आपको बता दूं। अगर आप करेंसी नोट्स लेके आ रहे हो, अगर आप ट्रैवलर चेक लेके आ रहे हो, या किसी और फॉर्म में पैसा लेके आ रहे हो और वो पैसा जो है $10,000 से ज़्यादा नहीं है, मतलब अगर 10,000 से ज़्यादा नहीं है, चाहे आप करेंसी नोट्स ला रहे हो या फिर आप ट्रैवलर चेक्स ला रहे हो या बैंक नोट्स लेके आ रहे हो, तो उस केस में अगर 10,000 से ज़्यादा नहीं है तो उस केस में आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ करेंसी नोट्स में पैसा लेके आ रहे हो, फॉरेन करेंसी जो ला रहे हो वो करेंसी नोट्स में ला रहे हो, तो वो 5,000 से अगर कम है तो आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मतलब अगर आप बहुत सारा मिक्स करके ला रहे हो, मतलब बैंक नोट्स वगैरह हो गए, ठीक है, उसके बाद ट्रैवलर चेक्स हो गए या करेंसी नोट्स हो गए, इन सबको एक साथ ला रहे हो और 10,000 से ज़्यादा नहीं है तो परमिशन मत लेना। लेकिन अलोन अगर करेंसी नोट्स को ला रहे हो तो 5,000 से ज़्यादा नहीं है तब आपको लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 5,000 से ज़्यादा हो गया तो आपको अप्रूवल लगेगा। फिर अगला पॉइंट आता है कि अगर आप इंडियन करेंसी को इंपोर्ट करके ला रहे हो बाहर से, तो उस केस में क्या होगा। अगर आप इंडियन करेंसी को लेके आ रहे हो तो अदर देन कंट्री, जो नेपाल और भूटान के अलावा कहीं से ला रहे हो, तो 50,000 रुपए तक ला सकते हो। लेकिन नेपाल और भूटान से अगर आप चाहो जितना मर्जी उतना ला सकते हो, लेकिन उसकी करेंसी डिनोमिनेशन जो है अप टू ₹100 होनी चाहिए, अप टू ₹100 होनी चाहिए, मतलब ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है, और क्या, जो हमारे इंपोर्ट ऑफ गुड्स है उस केस में जो इंपोर्ट करा है आपने उसके अगेंस्ट में ऑथराइज डीलर गारंटी दे सकता है। तो पहला पॉइंट यही कहता है कि ऑथराइज डीलर जो है वो गारंटी दे सकता है। दूसरी बात, गुड्स जो आपने मंगवाए हैं उसकी भी गारंटी दे सकता है, ठीक है, मतलब गुड्स वगैरह जो इंपोर्ट करे गए हैं उसकी भी गारंटी ली जा सकती है। तीसरा पॉइंट हमसे कहता है कि जो भी होगा सर्विस होगा, सर्विस की भी गारंटी जो है ऑथराइज डीलर के द्वारा प्रोवाइड करी जा सकती है, मतलब गुड्स की भी, सर्विसेज की भी, और जो हमारा नॉर्मल ऑथराइज डीलर जो है गारंटी प्रोवाइड कर सकता है कि ये बंदा पेमेंट कर देगा। मतलब आपने गुड्स मंगवाए तो ऑथराइज डीलर से आप गारंटी लेके दे रहे हो कि मैं पैसे दे दूंगा, टेंशन मत ले, आउटसाइड अथॉरिटी को। सर्विसेज लिए हैं आपने तो उसकी भी आप ऑथराइज डीलर जो है गारंटी दे सकता है कि ये बंदा पैसे दे देगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहां पर यही बोला गया कि ऑथराइज डीलर गारंटी दे सकता है। अब यहां लिमिट बताई गई है, ये इंपॉर्टेंट है। लिमिट क्या है गारंटी देने की, तो कहता है जहां पर सर्विस जो इंपोर्ट करी गई है अदर देन, मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनी या डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, मतलब उनके अलावा किसी और ने करी है, तो $5,00,000 तक अलाउड है, $5,00,000 तक की गारंटी जो है अलाउड है, ठीक है। $5,00,000 से ऊपर की गारंटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका कंपनी पीएसयूज वगैरह हैं तो पीएसयूज वगैरह के केस में $1,00,000 तक आपको अलाउड है बिना किसी की अप्रूवल के। लेकिन $1,00,000 से ऊपर की अगर आपको करनी है, गारंटी देनी है ऑथराइज डीलर को, तो उस केस में अप्रूवल लगेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। मतलब देखो, अदर देन पीएसयूज वगैरह है तो उस केस में $5,00,000 से ऊपर तो जा ही नहीं सकते, लेकिन पीएसयूज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के केस में $1,00,000 तक तो किसी की परमिशन नहीं है गारंटी देने के लिए, ठीक है, ऑथराइज डीलर की। लेकिन अगर $1,00,000 से ऊपर की गारंटी देनी है ऑन द बिहाफ ऑफ पीएसयूज और गवर्नमेंट कंपनीज, तो उस केस में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अप्रूवल चाहिए होगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 क्या कहता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। बेटा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसा मैं आपको बता सकता हूं, यहां पर लिखा हुआ है, कहता है वो ट्रांजैक्शन होते हैं जहां एसेट्स या लायबिलिटीज जो होती हैं, अगर आपके इंडिया में, इन इंडिया, ठीक है, और या जो एसेट्स और लायबिलिटीज होती है इंक्लूडिंग कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज आउटसाइड इंडिया, वो ऑल्टर हो जाती है, ऑल्टर हो जाती है किसके लिए, पीआरओआई के लिए। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है यार, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अगर आपके एसेट्स या लायबिलिटीज, मैं आपको बताऊं, आपके एसेट्स या लायबिलिटीज ऑल्टर हो रहे हैं, आपके एसेट्स या लायबिलिटीज ऑल्टर हो रहे हैं इंडिया में, किसके, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के। अगर आपके एसेट्स या लायबिलिटीज ऑल्टर हो रहे हैं इंडिया के बाहर, किसके, पर्सन रेसिडेंट इंडिया के, मतलब इंडिया, पर्सन रेसिडेंट इंडिया के अगर एसेट्स और लायबिलिटीज ऑल्टर हो रहे हैं आउटसाइड इंडिया, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। ऑल्टर होने का मतलब चेंज हो रहे हैं, ठीक है, आप खरीद बेच कर रहे होगे, ठीक है। उसके अलावा अगर इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के, इन इंडिया अगर एसेट्स और लायबिलिटीज ऑल्टर हो रहे हैं इंक्लूडिंग कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज, तो वो क्या होंगे, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा, ठीक है। ये सारे प्रोसीजरल पार्ट्स हैं जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के हैं, ठीक है। इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर बोला जाता है कि वैसे तो जो हमारा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस पे कोई भी रोक टोक जो है वो लगाई जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा, और लगाई भी गई हैं जहां पर कंडीशंस इंपोज है। कई बार जो है हमारी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो है रोकी भी गई हैं कुछ चीजों के लिए, तो पूरा क्लियरली मना किया गया कि ऐसी ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकती। उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्लैरिफिकेशन है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक केस ऐसा है जहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है, और वो
केस कौन सा है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये वाला पॉइंट जो आपके इंपॉर्टेंट है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस की अगर अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन की पेमेंट हो रही है, मतलब अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन हो रहा है, फॉर एग्जांपल लोन की पेमेंट हो रही है तो उस केस में कोई रोक टोक नहीं है, या फिर डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पे इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उसके केस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आईसीए ने एक बार इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसलिए मैं आपको ये वाला पॉइंट हाईलाइट करके बता रहा हूं, बाकी सारा प्रोसीजर पार्ट है इसलिए आप रीड कर लीजिएगा, नहीं रीड जो ध्यान रखना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिवाइज हो जाए कम समय में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट ये आता है कि कोई भी पर्सन, अब जब हमने स्टार्टिंग में सेक्शन पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी पर्सन जो रेसिडेंट इंडिया है वो होल्ड नहीं कर सकता, ओन नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता, इन्वेस्ट नहीं कर सकता फॉरेन करेंसी में, फॉरेन सिक्योरिटी में या किसी भी इमोल प्रॉपर्टी में जो सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, अगर वो आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है। लेकिन जब वो लेकिन इसकी एक्सेप्शन डाली गई और इसकी एक्सेप्शन या क्लैरिफिकेशन कह लो आप, वो डाला गया और ये बताया गया सर्कुलर के थ्रू कि जब वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया था तब उसने अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह या होल्ड कर रखी थी या ले रखी थी तो, या फिर इनहेरिटेंस में उसको मिली किसी ऐसे पर्सन से, जो पर्सन अगर मतलब उस ऐसे पर्सन से जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया था, तो उस केस में जो है वो पर्सन होल्ड कर सकता है। मतलब सिंपल सी चीज यही है भाई, जब मैं पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया था तब मैंने प्रॉपर्टीज खरीदी थी, तो अब मैं उसको बेचूंगा तो नहीं बार बार, अब मैं इंडिया में आके पर्सन रेसिडेंट इंडिया हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है मैं छोड़ दूं, तो वो बंदा होल्ड कर सकता है। या फिर किसी बंदे से जो इनहेरिटेंस में आपको मिली जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट जो आता है, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के बारे में। हाँ, आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हो जो बात मैंने आपको बताई। कहता है पर्सन रेसिडेंट इंडिया जो है वो होल्ड कर सकता है, ओन कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है या इन्वेस्ट कर सकता है फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी या एनी एमल प्रॉपर्टी अगर वो सेम उसने एक्वायर करी थी जब वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया था या उसको इनहेरिटेंस में मिली है ऐसे पर्सन से जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, ठीक है। उसके अलावा सेम ऐसे ही जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है वो होल्ड कर सकता है, ओन कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है कोई भी फॉरेन करेंसी या फॉरेन सिक्योरिटी या एमल प्रॉपर्टी जब जो उसने एक्वायर करी थी जब वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया था या फिर इनहेरिटेंस में मिली उसे ऐसे पर्सन से जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। तो ऐसे लोग रख सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर क्वेश्चन एक बार पूछा गया है तो ये चार्ट याद रखना कि ये चार्ट कहां पर है, ठीक है। उसके बाद हमें से ये बताया गया कौन सी ट्रांजैक्शंस है जो हमारी परमिसिबल है, ठीक है। परमिसिबल ट्रांजैक्शंस अगर मैं आपको बताऊं कैपिटल अकाउंट की तो वो सारी ट्रांजैक्शन है जो हम नॉर्मली अमूमन देखते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट करना, पर्सन रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेसिडेंट इंडिया इन फॉरेन सिक्योरिटीज वो कर सकता है। दूसरा फॉरेन करेंसी लोन्स रेज कर सकते हैं। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, गारंटीज इशू करी जा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है, लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट्स हो सकता है, मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट हो सकता है, इंश्योरेंस पॉलिसी ली जा सकती है, लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट्स हो सकता है, रेमिटेंस हो सकता है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स करे जा सकते हैं, ठीक है। शेड्यूल 2 में ये बोला गया कि जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है वो क्या कर सकता है, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एक्विजिशन कर सकता है, प्रॉपर्टी की गारंटी दे सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, डिपॉजिट्स कर सकता है, फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन कर सकता है, वो अपना वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और वो रेमिटेंसेस भी कर सकता है। उसके बाद ट्रांजैक्शन जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसके बारे में भी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, इसको 4 स्टार मार्क कर लो। अगर अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन है, अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है जब रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, अगर रीपेमेंट ऑफ लोन है या फिर डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है ऑन द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ये बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के आपको अलाउड है। अब यहाँ पर सबसे हाईलाइटेड पॉइंट आता है कि प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन कौन कौन सी है, मतलब कौन सी ट्रांजैक्शन है जो प्रोहिबिटेड है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर सीधा सीधा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है वो बी पॉइंट में बताया गया है। ये तो ऊपर तो सिर्फ गप्पे शप्पे मारी गई है कि गवर्नमेंट किसी को भी प्रोहिबिट कर सकती है ये वो, लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है अगर चिट फंड होता है इन द कोर्स ऑफ चिट फंड, लेकिन जो चिट फंड अगर बिजनेस चिट फंड का होता है तो वो पैसा जो होता है वो आपका प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस मानी जाएगी। लेकिन चिट फंड का अगर पैसा लगाया है किसी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ने तो वो इंडिया में वो पैसा खर्च करके जा सकता है, ये एक्सेप्शन में डाला गया, ठीक है। चिट फंड में अगर पैसा लगाया है तो वो इंडिया में खर्च करके जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा निधि कंपनी में पैसा लगाना प्रोहिबिटेड है, एग्रीकल्चर या प्लांटेशन एक्टिविटीज में पैसा लगाना प्रोहिबिटेड है। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब अगर कोई कंपनी बिजनेस कर रही है एग्रीकल्चर रिलेटेड या प्लांटेशन रिलेटेड तो उसमें भी वो पैसा नहीं लगा सकता। उसके अलावा रियल एस्टेट बिजनेस में पैसा लगाना जो है वो प्रोहिबिटेड है, लेकिन रियल एस्टेट में अगर वो डेवलपमेंट कर रहा है टाउनशिप की, टाउन कंस्ट्रक्शन कर रहा है रेसिडेंशियल बिल्डिंग की, कमर्शियल प्रीमाइसेस की, रोड्स की, ब्रिजेस की, तो वो अलाउड है, ठीक है। उसके अलावा ट्रेड करना जो है वो प्रोहिबिटेड है इन द टीडीआर दैट इज ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स में ट्रेड करना आपका मना है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इसके अलावा यहाँ पर बिल्कुल प्रोसीजर पार्ट है। अब यहाँ पर सिंपल सी चीज आती है 10, कहता है कि जो ट्रांजैक्शन इनमें स्टेटेड नहीं है और अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन किसी को करनी है, चाहे पर्सन ऐसे इंडिया को करनी है चाहे पर्सन ऐसे आउटसाइड इंडिया को करनी है, जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहलाएगी, तो उस केस में आरबीआई का परमिशन चाहिए होगा स्पेशल, ठीक है, इन सारी ट्रांजैक्शंस के अलावा। अब अगला पॉइंट जो आता है वो आता है कैपिटल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपको कुछ बातें जो ध्यान रखनी है मैं आपको बता दूं। अगर कोई भी बंदा, कोई भी नॉन रेसिडेंट, मैं सीधा सीधा बोलता जा रहा हूं, आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसके अंदर बोला गया कि कोई भी नॉन रेसिडेंट इंडिया या
कोई भी OCI जो है वो एक्वायर कर सकता है, इमोबल प्रॉपर्टी इंडिया में, ठीक है, वो एक्वायर कर सकता है इमोबल प्रॉपर्टी इंडिया में अदर देन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस या प्लांटेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन अगर और दूसरा कोई भी नॉन रेसिडेंट इंडिया या OCI जो है वो एक्वायर कर सकता है इमोबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड और फार्म हाउस और प्लांटेशन प्रॉपर्टी, अगर उसे कोई भी बंदा गिफ्ट में देता है तो, ठीक है, गिफ्ट में अगर देता है तो वो अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस और जो हमारा प्लांटेशन प्रॉपर्टी है वो ले सकता है। कोई भी जो नॉन रेसिडेंट इंडिया है या OCI दैट इज ओवरसीज सिटीजन जो होते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, वो लोग एक्वायर कर सकते हैं किसी भी तरीके, कोई भी इमोबल प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पर आप जो है कोई भी इमोबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो, प्लांटेशन प्रॉपर्टी भी, जो फार्म हाउस है वो भी, एग्रीकल्चर लैंड भी, अगर वो आपको इनहेरिटेंस में मिलती है तो, मतलब अगर आपको इनहेरिटेंस में मिल रही है तो कोई भी मिल सकती है, अगर आप खुद से खरीद रहे हो या गिफ्ट में खरीद रहे हो तो उस केस में आप प्लांटेशन प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड और फार्म हाउस नहीं खरीद सकते, ठीक है। उसके अलावा कोई भी नॉन रेसिडेंट इंडियन या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है ट्रांसफर कर सकता है इमोबल प्रॉपर्टी, कोई भी इमोबल प्रॉपर्टी किसी भी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड, किसी भी पर्सन इन इंडिया को, मतलब आप जब देखो, जब पर्सन रेसिडेंट इंडिया को, अगर हम इंडियन रेसिडेंट को ट्रांसफर कर रहा है वो बंदा, तो कोई भी प्रॉपर्टी कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो ट्रांसफर कर रहा है किसी नॉन रेसिडेंट इंडियन को या फिर नॉन रेसिडेंट इंडियन को या फिर OCI को, तो उस केस में वो अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस और प्लांटेशन प्रॉपर्टी ही कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट हमारे पास कहता है उन्हीं लोगों के बारे में, ये बोला जाता है कि मतलब कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है फॉर परमिटेड द एग्जांपल बिजनेस एक्टिविटी, मतलब इसके अंदर ये बोला गया कि कोई भी नॉन रेसिडेंट इंडिया या फिर हमारा OCI जो है वो किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी, मतलब वो वाली प्रॉपर्टी भी, एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस और फार्म हाउस और प्लांटेशन प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस के पर्पस के लिए कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा सकता है, प्रोवाइडेड उसको सारे लॉ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ऑब्लिगेशंस को फॉलो करना पड़ेगा और 90 डेज के अंदर अंदर RBI को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी, लेकिन उसे लॉ रूल्स और प्रोविजंस को कंप्लाई करने होंगे सारे के सारे, ठीक है, और 90 डेज के अंदर अंदर RBI को डिक्लेरेशन देनी होगी, ठीक है। उसके बाद हमसे ये बोलता है कि जो भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, जो भी प्रॉपर्टी आपने बिजनेस पर्पस के लिए खरीदी है, तो वो जो है आप मॉर्गेज में भी डाल सकते हो, मतलब मॉर्गेज में भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मॉर्गेज में भी डाली जा सकती है विद द परमिशन ऑफ द, जो भी परमिशन वगैरह होगी वो सारी चीज़ें पूरी करने के बाद, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी परचेज और सेल हो रही होगी इमोबल प्रॉपर्टी की, ठीक है, फॉरेन एम्बेसीज के द्वारा या फॉरेन डिप्लोमेट्स के द्वारा, फॉरेन बंदे के द्वारा, जिसने भी खरीदनी है बेचनी है प्रॉपर्टीज़ को, तो उसको आपको ये बात याद रखनी है कि आपका क्लियरेंस होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ही पैसा पे होगा, नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ही पैसा पे होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। या आपने नॉन रेसिडेंट अकाउंट में, एक्सटर्नल अकाउंट में अगर पैसा जमा कर रखा है उसी के थ्रू पेमेंट होगी, कोई भी गलत काम के थ्रू पैसे जमा नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है, अगर कोई जॉइंट एक्विजिशन है बाय द स्पाउस ऑफ एन NRI और एन OCI, तो उस केस में क्या होगा कि कंसिडरेशन अगर आपकी फॉर ट्रांसफर शैल बी मेड आउट ऑफ, जो कंसिडरेशन है पेमेंट की वो आपको पेमेंट करनी है, मतलब एक बंदा अगर आपका पर्सन रेसिडेंट इंडिया, मतलब इसके अंदर क्या प्रोविजन है मैं आपको बता दूं, एक बंदा अगर आपका पर्सन रेसिडेंट इंडिया और एक बंदा जो है नॉन रेसिडेंट है, तो और वो आपस में स्पाउस है, तो उस केस में आपको एक सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि फंड जो होना चाहिए वो नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, फंड या फिर फंड जो है हमारा नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में होना चाहिए, उसके थ्रू पेमेंट होगी। दूसरी बात, पेमेंट फॉर एनी ट्रांसफर ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, उस केस में शेल नॉट बी आइदर थ्रू ट्रैवलर चेक्स, मतलब किसी इन जो पेमेंट्स ऊपर जिस फॉर्म में अलाउड है उसी फॉर्म में आपको पेमेंट करनी है, किसी और फॉर्म में पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। और प्रोविजन रिलेटेड टू मैरिज, मतलब इन दोनों की शादी हुए कम से कम 2 साल हो जाने चाहिए, 2 साल कम से कम उनकी शादी हुए हो जाने चाहिए, रजिस्टर्ड मैरिज होनी चाहिए और 2 साल हो जाने चाहिए, उसके बाद ही ये लोग आपस में मिलकर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और दूसरी कंडीशन यह है कि जो हमारा नॉन रेसिडेंट स्पाउस है वो इंडिया में प्रोहिबिटेड ना हो प्रॉपर्टी खरीदने से, तब ये दोनों मिलकर ज्वाइंट होल्डिंग कर सकते हैं प्रॉपर्टी की, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है रिपेट्रिएशन ऑफ सेल्स प्रोसीड्स। रिपेट्रिएशन ऑफ सेल्स प्रोसीड्स अगर आपको आउटसाइड इंडिया करनी है, मतलब अगर आपको कोई घर बेचना है, घर बेचा आपने, ठीक है, अगर किसी बंदे ने नॉन रेसिडेंट ने घर बेचा, अब आप या फिर किसी ने भी बंदे ने घर बेचा और उसने क्या करना है, वो पैसा आउटसाइड इंडिया भेजना है, तो उसको कुछ कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। अब वो कंडीशंस क्या है कि सबसे पहली बात तो अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस और प्लांटेशन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको अलाउ किया जा सकता है लेकिन परमिशन लेने के बाद, ठीक है। और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के केस में अगर आपको आउटसाइड इंडिया भेजना है तो 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा के लिए नहीं भेज सकते, 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा के लिए नहीं भेज सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो सारे के सारे बता रहा हूं, प्लीज ध्यान में रखेगा। और सेकंड पॉइंट हमसे बोलता है कि जो अमाउंट आपको रिपैट्रिएट करना है वो A और B इस अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता, वो इतने अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या कहता है ए पॉइंट, कहता है अमाउंट पेड फॉर एक्विजिशन ऑफ द इमोबल प्रॉपर्टी इन फॉरेन एक्सचेंज रिसीव थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स और अमाउंट ऑफ फंड हेल्ड ऑन द नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। या फिर बी पॉइंट, द फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट टू as on the date of payment of the amount paid where such payment was made from the funds held in non-resident external account for acquisition of the property। मतलब सीधी बात है कि
रिपैट्रिएशन करने से पहले इससे ज़्यादा अमाउंट आप रिपैट्रिएट नहीं कर सकते। जो दोनों चीज़ें इसके अंदर बोली गई कि जितना पैसा आपने उसमें नॉन एक्सटर्नल अकाउंट में था या जितनी की पेमेंट करी गई है थ्रू द नॉर्मल बैंकिंग चैनल, उससे ज़्यादा जो है पेमेंट रिपैट्रिएट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है ना कि जितना इंडिया में लेके नहीं आए उससे ज़्यादा इंडिया से लेके चले गए, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखा गया, ठीक है। उसके अलावा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के केस में मैंने आपको बताई दिया, 2 घरों से ज़्यादा का बेचा हुआ, 2 घर से ज़्यादा बेच के पैसा बाहर, रेसिडेंशियल हाउस अगर आप 2 घर से ज़्यादा बेच के पैसा रिपैट्रिएट आउटसाइड इंडिया नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर नीचे प्रोहिबिशन लगाएगी ट्रांसफर करने से इमल प्रॉपर्टी जो हमारे इंडिया में है। कहता है प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफर इमल प्रॉपर्टी इन इंडिया, कहता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइड इन द एक्ट। और कोई भी पर्सन जो रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता ना इमल प्रॉपर्टी जो इंडिया में है विदाउट द परमिशन ऑफ द आरबीआई। मैंने वही बोला था, आरबीआई की परमिशन लगेगी, ठीक है। उसके अलावा बैंक जो होते हैं, जो ऑथराइज डीलर्स होते हैं, वो परमिट करेंगे पर्सन ऐसे इंडिया को कि वो चार्ज क्रिएट कर सकता है इमल प्रॉपर्टी के ऊपर अगर इन्होंने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स का रखी होंगी। ये पॉइंट पता वेग सा है यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये अब ये क्या है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो ये कहीं पर भी पॉइंट्स आ सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो इसको बता देता हूं, आगे जाके एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहां पर ये बोला गया कि बैंक या फिर ऑथराइज डीलर जो है वो परमिट कर सकते हैं पर्सन रेसिडेंट इंडिया को कि वो क्रिएट कर सके चार्ज इमोल प्रॉपर्टी के ऊपर अपने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स को सिक्योर करने के लिए जो उन्होंने ओवरसीज में लैंडिंग दे रखी है, ठीक है। उसका थर्ड पॉइंट हमसे ये कहता है कि ऑथराइज डीलर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं मॉर्गेज ऑन द इमोल प्रॉपर्टी इन इंडिया। किसकी इमोल प्रॉपर्टी? नॉन रेसिडेंट इंडियन की इमोल प्रॉपर्टी या ओसीआई की इमोल प्रॉपर्टी फॉर द लोन जो अवेल्ड किया गया है किसने, कंपनी के द्वारा फ्रॉम द ओवरसीज लेंडर्स, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हमारे पास मिसलेनियस प्रोविजंस आते हैं। मिसलेनियस प्रोविजंस यही है कि कोई भी ट्रांजैक्शन, जिसके बारे में हमने ऊपर से चिल्ला के मैं कह रहा हूं, कोई भी ट्रांजैक्शन आपकी जो है थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल होगी और सब्जेक्ट टू द जो भी हमारी ड्यूटीज वगैरह लेविएबल होंगे इंडिया से उसके प्रकार से होंगी, ठीक है। इसके बाद हमारे से क्या बोला गया, रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ इमल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। तो इस केस में ये क्या बोला गया, इस आउटसाइड इंडिया के बारे में बात हो रही है। अब तक तो हमने विद इन इंडिया की बात करी कि कैसे कौन सी खरीद सकता है कौन सी नहीं खरीद सकता। अब यहां पर एक्विजिशन की बात हो रही है इमल प्रॉपर्टी की आउटसाइड इंडिया। इस केस में ये बोला गया कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन कह रहा है, कोई भी पर्सन जो है हमारा पर्सन रेसिडेंट इंडिया जो है शैल एक्वायर और ट्रांसफर एनी इमल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। मतलब कोई भी पर्सन जो है आरबीआई की, जो पर्सन रेसिडेंट इंडिया है वो आरबीआई की परमिशन लिए बिना ट्रांसफर नहीं कर सकता, ना ही एक्वायर कर सकता कोई भी इमल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, ठीक है। इसके बाद कुछ एग्जम्पशंस डाली गई और एग्जम्पशंस में क्या बोला गया, एग्जम्पशन में ये बोला गया ये अप्लाई नहीं करेगा ऐसे पर्सन रेसिडेंट इंडिया के लिए जो हमारा नेशनल रह चुका है फॉरेन स्टेट का, या फिर वो प्रॉपर्टी जो है जब वो पर्सन जो एक्वायर करी गई है ऐसे पर्सन के द्वारा ऑन और बिफोर 8 जुलाई 1947 एंड कंटिन्यू टू बी हेल्ड विद द परमिशन ऑफ आरबीआई, और वो तब से होल्ड करके चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे से ये बोला जाता है कि जो पर्सन रेसिडेंट इंडिया होता है वो एक्वायर कर सकता है एमएल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया अगर उसे बाय वे ऑफ गिफ्ट या इनहेरिटेंस में मिलती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर उसे जो हमारा आरएफसी अकाउंट है, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, उससे मिलती है, या फिर उसने अपने ज्वाइंटली होल्ड कर रखी है अपने रिलेटिव के साथ, लेकिन कोई भी आउटफ्लो ऑफ फंड नहीं हुआ है इंडिया से। मतलब उसने अपने बेटी बेटा या कोई भी बंदा अगर इंडिया के बाहर रहता है उसके साथ वो ज्वाइंटली हेल्ड तो कर सकता है वो प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, लेकिन प्रोवाइडेड दैट कि कोई भी आउटफ्लो नहीं होना चाहिए फंड्स का इंडिया से, ठीक है। ये पॉइंट स्टार मार्क कर लेना, पेपर में इस पे एक बार एमसीक्यू पूछ लिया गया था, ठीक है। इसके बाद हमसे ये बोला गया, अगला पॉइंट हमसे ये बोलता है सेकंड पॉइंट कि पर्सन रेसिडेंट इंडिया जो है वो गिफ्ट या इनहेरिटेंस में उससे जिसने प्रिस्क्राइब मैनर में ली थी उससे ले सकता है, एक्वायर कर सकता है। मतलब अब किसी भी बंदे से गिफ्ट में या इनहेरिटेंस में उसे प्रॉपर्टी मिल सकती है तो वो ले लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ऊपर भी लिखा हुआ था, ठीक है। आरबीआई के डायरेक्शन के हिसाब से भी आप एक्वायर, कंपनीज जो होती हैं वो भी एक्वायर कर सकती हैं, लेकिन आरबीआई के डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक फ्रेमवर्क आता है जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स आता है। देखो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक टर्म डिफाइन है ऑल इन कॉस्ट, इसको ध्यान से पढ़ना। ऑल इन कॉस्ट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, अदर फीस, एक्सपेंसेस, चार्जेस, गारंटी फीस, वेदर पेड इन फॉरेन करेंसी और इंडियन रुपीस, ठीक है। ये क्यों पढ़ाया है, आगे एक वर्ड आएगा ऑल इन कॉस्ट, इसलिए पढ़ाया है, ठीक है। अब बात आती है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स की। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स होता क्या है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स वो बोरिंग्स होती हैं जो कमर्शियल लोन्स होते हैं। सबसे पहली बात तो कमर्शियल, पर्सनल लोन्स नहीं, कमर्शियल लोन्स होते हैं जो लिए जाते हैं एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटीज के द्वारा फ्रॉम द रजिस्टर्ड और द रिकॉग्नाइज्ड, रजिस्टर्ड कह लो या रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेसिडेंट एंटिटीज होती हैं, उनसे जब लिया जाता है तो बोला जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, कमर्शियल, उसको क्या बोला जाता है, कमर्शियल, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद नीचे क्या है, पूरा का पूरा भर के फ्रेमवर्क दिया गया और एक चार्ट फॉर्म में दिया गया है, तो आप अगर इसको खुद से रीड कर लेंगे तो भी हो जाएगा। मैं फिलहाल आपको फटाफट से बता देता हूँ इसके अंदर क्या बोला गया। कहता है जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स हैं वो आप फॉरेन करेंसी में भी कर सकते हो, इंडियन रुपीज में भी कर सकते हो। दूसरा पॉइंट हमसे बोलता है जो भी फॉर्म्स वगैरह हैं कमर्शियल बोरिंग करने के लिए वो सारे लगेंगे। एलिजिबल कौन कौन सा बंदा है, कौन कौन बंदा जो है एलिजिबल है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एलिजिबल सारी एंटिटीज हैं, प्लस सारी की सारी एंटिटीज जो है वो एलिजिबल है कि वो एफडीआई रिसीव कर सकती हैं।
उसके अलावा पोर्ट ट्रस्ट हो गए, यूनिट्स ऑफ एसईजेड हो गए, सिडबी हो गए या एग्जिम बैंक्स हो गए, वो भी हमारे जो है एलिजिबल है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नॉन एनजीओज हो गए, ठीक है। उसके अलावा माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो भी एलिजिबल है पैसा जो हमारा ईसीबी रिसीव करने के लिए। उसके अलावा रिकॉग्नाइज लेंडर्स कौन कौन है, कौन कौन से लोग हमें लैंडिंग दे सकते हैं, कौन कौन से लोग बाहर के लोग जो हमें लैंडिंग दे सकते हैं। तो आपको बता दूं ऐसी कंट्रीज जहां जो रेसिडेंट ऑफ दोज कंट्रीज जो हमारे फेटफ और यूएसको के पार्ट है। फेटफ का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टेकन फोर्स का जो पार्ट है, या ईओस्को वाली कंपनीज जो होती हैं वो जो होती है वो हमें लोन्स प्रोवाइड कर सकती हैं, ठीक है। ईओस्को का मतलब क्या होता है, जो हमारी कंट्रीज होती हैं, ठीक है, वो ये इनको क्यों बोला गया, जो फाइनेंशियल एक्शन टेकन फोर्स वगैरह को क्यों बोला गया, क्योंकि इनके जो मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोविजंस है ना वो थोड़े स्ट्रांग रहते हैं, इसलिए इन कंट्रीज को बोला गया। उसके अलावा अगर कोई मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जिसका इंडिया भी मेंबर है, वहां से आप पैसा ले सकते हो। उसके अलावा किसी इंडिविजुअल से भी पैसा ले सकते हो, अगर वो फॉरेन इक्विटी होल्डर है तो आप किसी फॉरेन ब्रांच से या फॉरेन सब्सिडरी से भी ले सकते हो। इंडियन बैंक की फॉरेन ब्रांच या फॉरेन सब्सिडरी है, उससे भी आप पैसा लैंडिंग में ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड जो होगा वो मैं आपको बता दूं। मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड जो है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, ठीक है, वैसे तो मिनिमम आपका जो मैच्योरिटी पीरियड है ईसीबी का वो 3 साल है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो तो और या फिर 50 मिलियन से ज्यादा अप टू 50 मिलियन तक का है तो उस केस में 1 साल का है। मैन्युफैक्चरिंग से याद रख लेना, 1 साल का, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ओपन बुक है। उसके अलावा अगर फॉरेन इक्विटी होल्डर तो 5 साल का है। उसके अलावा अगर ईसीबी रेस किया गया है, किस पर्पज के लिए ईसीबी रेस किया गया, वर्किंग कैपिटल को पे करने के लिए या एनबीएफसी के लिए, तो 10 साल का है, ठीक है। उसके अलावा अगर ईसीबी रेस किया गया रुपी लोन अवेल करने के लिए, रुपी लोन की पेमेंट करने के लिए जो अवेल करी थी आपने, उसकी रीपेमेंट करने के लिए एनबीएफसी पर्पज के लिए, तो 7 साल का है, ठीक है। अगर आपने ईसीबी रेस किया है फॉर द रीपेमेंट ऑफ द रुपी जो आपने अवेल किया था फॉर द पर्पस अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो 10 साल का है, ठीक है। ये सारी पॉइंट आपको याद रखना है, लेकिन मैं आपको बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जनरली 3 साल का है, ठीक है। ये तो स्पेसिफिकली था जो नीचे पढ़ाया। अब यहां पर बताया गया कि ऑल इन कॉस्ट जो आपकी होती है, ऑल इन कॉस्ट जो होती है वो आपकी कितने से ज्यादा नहीं हो सकती, वो आपकी बेंचमार्क रेट प्लस 450 बेसिस पॉइंट से ज्यादा नहीं हो सकती टोटल कॉस्ट। बाकी अदर कॉस्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो अदर कॉस्ट आपकी नॉट मोर देन 2% ऑफ द ओवर एंड अबव ऑफ द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। आपका 2% से ज्यादा नहीं हो सकती ऑफ द ओवर एंड अबव द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट एंड विल बी द आउटसाइड द ऑल इन कॉस्ट सीलिंग, ठीक है। और ये जो हो गई अदर कॉस्ट जो होगी वो ऑल इन कॉस्ट के अलावा होगी, ठीक है। ये मतलब उससे ऊपर होगी, ये एडिशन में है, ठीक है। इतना तो खर्चा हो सकता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ईसीबी का पैसा आप इन चीजों के लिए यूज नहीं कर सकते, रियल एस्टेट एक्टिविटीज के लिए, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट के लिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल पर्पज के लिए, एक्सेप्ट अगर वो ऊपर जो मेंशन था उसके लिए है तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए, अगर एक्सेप्ट ऊपर अगर मेंशन था तो उसके लिए, रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक्सेप्ट अगर वो ऊपर मेंशन था तो उसके लिए यूज कर सकते हो उतने पीरियड का। अगर लैंडिंग करने के लिए भी यूज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट अगर वो ऊपर लिखा हुआ था तो उसके लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कि एक्सचेंज रेट कौन सा यूज करना है, जो भी डेट ऑफ एग्रीमेंट पे प्रिवेल करेगा वो, और अगर इंडियन करेंसी में लिया तो डेट ऑफ, फिर तो कुछ दिक्कत ही नहीं, डेट ऑफ सेटलमेंट वाला हो जाएगा। कहता है हेजिंग प्रोविजंस, क्या आपने जो पैसा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग करी है उस पर हेजिंग प्रोविजंस अप्लाई करेंगे, बिल्कुल 70% आपको अमाउंट जो है आपको हेज करना पड़ेगा, और उसके बारे में आपको रिपोर्ट भी आरबीआई को देनी पड़ेगी। ईसीबी 2 फॉर्म में आपको जो है रिपोर्ट आरबीआई को देनी पड़ेगी, और किसके द्वारा, ऑथराइज डीलर का जो कैटेगरी A1 वाला बैंक है वो आपको वो जो है रिपोर्ट सबमिट करेगा कि हाँ इसने 70% ऑफ द ईसीबी को हेज किया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है कवरेज, ये सब ठीक है यार, इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर 2 चीजें होती हैं, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आपका जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है वो 2 रूट से होता है, एक ऑटोमेटिक रूट से होता है और एक अप्रूवल रूट से होता है। अगर आप 750 मिलियन डॉलर्स या इक्विवेलेंट अमाउंट एक फाइनेंशियल ईयर में मंगवा रहे हो तो आपको ऑटोमेटिक रूट चलेगा, लेकिन अगर 750 मिलियन डॉलर से ज्यादा पैसे अगर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग करे तो उस केस में आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप फॉरेन इक्विटी होल्डर से अगर फॉरेन इक्विटी होल्डर से ले रहे हो तो आपको फॉरेन इक्विटी होल्डर से अगर आप ले रहे हो तो आपको इक्विटी रेशियो मेंटेन करके रखना पड़ेगा 7:1 का आपको इक्विटी रेशियो मेंटेन कर, इक्विटी और डेट का रेशियो मेंटेन करके रखना पड़ेगा, मतलब डेट इक्विटी का रेशियो मेंटेन करके रखना पड़ेगा 7:1 का। अगर आपकी $5 मिलियन से ज्यादा की $5 मिलियन से ज्यादा की अगर आप बोरिंग्स कर रहे हो इंडिविजुअल फॉरेन इक्विटी होल्डर से, ठीक है। उसके बाद गारंटी इशुएंस की कोई भी गारंटी नहीं दी जाएगी किसी भी बैंक्स के द्वारा, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, ठीक है। उसके बाद पार्किंग ऑफ ईसीबी की अगर मैं बात करूं तो पार्किंग ऑफ ईसीबी आपको अलाउड है। अगर आप वो पैसा यूज करना चाहते हो, अगर वो पैसा आपका जो यूज किया जा रहा है वो आपका पैसा जो है इंडिया के बाहर यूज किया जाएगा तो आप इंडिया के बाहर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग जो भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स करी है वो इंडिया के बाहर आप पार्क कर सकते हो, ठीक है, मतलब इंडिया के बाहर डिपॉजिट करके सेव करके रख सकते हो। अगर आप इंडिया में उसको यूज करना चाहते हो तो उस केस में आप उसको इंडिया में पार्क करोगे और उसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो टर्म डिपॉजिट में विद द ऑथराइज्ड कैटेगरी, जो हमारे कैटेगरी 1 के जो बैंक है ना, कैटेगरी 1 के जो बैंक है ऑथराइज्ड डीलर्स वहां पर, ठीक है।
है। 12 महीने के लिए मिनिमम, कहाँ पर 12 महीने के लिए मैक्सिमम जो है आप जमा कर सकते हो उन पैसों को, ठीक है। उसके अलावा प्रोसीजर पार्ट है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर $750 मिलियन से ज़्यादा अगर आप ले रहे हो तो उस केस में आपको अप्रूवल रूट फॉलो करना पड़ेगा। अब अप्रूवल रूट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई जब आप करोगे तो वहाँ पर ना आरबीआई के पास एक एम्पावर कमेटी होती है, एम्पावरमेंट कमेटी होती है। एम्पावरमेंट कमेटी क्या करती है, इसमें इंटरनल मेंबर्स और एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं। ये लोग मिलकर क्या करते हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग अलाउड करें इस पर्सन को या ना करें, कमर्शियल बोरिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग अलाउड करें या ना करें। अगर वो लोग जो भी फैसला लेते हैं वो हमारा आरबीआई को इन्फॉर्म किया जाता है और अल्टीमेटली लास्ट फैसला जो होता है वो आरबीआई लेता है, ठीक है। उसके बाद रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है, सबसे पहले तो जब भी आपको बोरिंग करनी है, अगर आपको ईसीबी लेना है तो आपके पास लोन रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। दूसरी बात इसके अंदर बोला गया कि अगर कोई भी चेंजेस आते हैं कि मतलब ईसीबी में पर्सन चेंज हो गया या किसी भी तरीके से मतलब जिससे लोन लिया उसका कुछ चेंजेस हो गया या एड्रेस वगैरह चेंज हो गया तो उसके बारे में आपको डिटेल्स फर्निश करनी पड़ेगी 7 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। 7 डेज के अंदर अंदर आपको डिटेल्स फर्निश करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा आपकी एक मंथली रिक्वायरमेंट होती है कि आपको हर महीने रिपोर्ट करना है जितना भी ईसीबी आपने यूटिलाइज किया है। जैसे ही महीना खत्म होगा उसके अगले, जैसे ही महीना खत्म होगा तो अगले महीने की 7 तारीख तक मतलब 7वें दिन तक आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा ईसीबी फॉर्म में, ईसीबी 2 फॉर्म में आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपका आगे यही चलता रहता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है कि थ्योरेटिकल टॉपिक बन सकता है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होंगे अगर कोई अनट्रेसेबल एंटिटीज है तो। कहता है अगर कोई एंटिटीज अनट्रेसेबल होती हैं तो उसके लिए क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करे जाएंगे। तो कहता है अगर कोई एंटिटीज अनट्रेसेबल होती है मतलब फॉर द पास्ट 8 क्वार्टर्स या उससे ज्यादा उसने रिटर्न वगैरह फर्निश नहीं करी या कोई भी रिप्लाई वगैरह नहीं दे रहा है तो अनट्रेसेबल उसको माना कब जाएगा। तो कहता है किसी भी एंटिटी को अनट्रेसेबल तब माना जाता है अगर कोई उनका ऑडिटर या एंटिटी या डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स या एंटिटी के रीचेबल नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, ना ही रिप्लाई दे रहे हैं, मतलब ईमेल्स का, फोन्स का, जब हम उनसे मिले गए तब का, ठीक है। नॉट लेस देन 2 क्वार्टर विद द डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, और हमने 2 क्वार्टर से ज्यादा हो गए और हम उससे बार बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं मिल रहे हैं, ना ही वो कोई रिप्लाई दे रहे हैं, और उसके साथ साथ जो उन्होंने अपना एड्रेस दे रखा है वहां पर वो काम भी नहीं कर रहे हैं और ना ही स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं अपने, तो उस केस में उन्हें अनट्रेसेबल एंटिटीज बोल दिया जाएगा। अब उनके अगेंस्ट में एक्शन क्या होगा, सबसे पहले तो उनके अगेंस्ट में एक्शन ये होगा कि एक रिवाइज ईसीबी फॉर्म फाइल किया जाएगा और उसके ऊपर हेडिंग दी जाएगी कि ये अनट्रेसेबल एंटिटी है। दूसरी बात, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इन्फॉर्म किया जाएगा कि अनट्रेसेबल एंटिटी के बारे में कि मुझे लग रहा है धोखा देके भाग गया पैसा लेके, ठीक है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग करके। उसके अलावा तीसरा, कोई भी नई एप्लीकेशन आज के बाद इनसे कभी डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी, ठीक है, उनसे पूछताछ के बाद ही करी जाएगी, और कोई भी इनवर्ड रेमिटेंस इसका जो है अब डायरेक्टली ऑटोमेटिक रूट से नहीं होगा, अब हमेशा अप्रूवल रूट से ही होगा अगर एक बार आप अनट्रेसेबल एंटिटी बन जाते हो तो, ठीक है। इसके बाद आता है पावर ऑफ डेलीगेटेड टू द पावर, जो डेलीगेट करी गई है ऑथराइज डीलर्स वगैरह को। तो इस केस में ये बोला गया है कि अगर बोरोवर्स वगैरह के नाम चेंज होते हैं तो ऑथराइज डीलर्स को आपको बताना पड़ेगा और उनके पास भी अपना चेंज करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा कहता है कि अगर आपको, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपका जो ऑथराइज डीलर है वो आपका एलआरएन नंबर भी कैंसिल कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहता है आप अपने ईसीबी को जो है रीफाइनेंस करवा सकते हो, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि आपका ऑल इन कॉस्ट जो है वो बढ़ना नहीं चाहिए, कम होना चाहिए, और दूसरा जो भी आउटस्टैंडिंग मैच्योरिटी ऑफ ओरिजिनल बोरोइंग है वो आपकी रिड्यूस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसकी वजह से। उसके बाद आप इक्विटी में भी कन्वर्ट करवा सकते हो, इक्विटी में आप कन्वर्ट करवाते हो तो पहली बात तो ऑटोमेटिक रूट से आना चाहिए। दूसरी बात इसके अंदर ये होता है कि लेंडर की कंसेंट लगेगी ऑटोमेटिक, अगर आपको उसको कन्वर्ट करवाना है तो, मतलब इक्विटी में कन्वर्ट करवाना है तो जिससे आपने लैंडिंग ले रखी है उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी पूरी की पूरी, अगर आप और आपको आरबीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर आपने पूरा का पूरा कन्वर्ट करवा लिया इक्विटी में तो उस केस में उसके बाद आपको ईसीबी 2 फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर बोला गया कि सिक्योरिटी रेस करी जा सकती है क्या ईसीबी के थ्रू, बिल्कुल सिक्योरिटी रेस करी जा सकती है एज पर द गाइडलाइंस, ठीक है, आपको सिक्योरिटी रेस करी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑफ इमेल प्रॉपर्टी, कहता है कभी भी अगर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग करोगे तो इमेल प्रॉपर्टी पे अगर कोई चार्ज क्रिएट कर रहे हो तो फेमा के रूल्स को फॉलो करके करना, ऐसी परमिशन कहीं पर भी ग्रांटेड नहीं है, ऐसी कहीं पर भी चार्ज क्रिएट मत करना कि इंडिया की प्रॉपर्टी कोई भी बाहर वाला बंदा लेके जा सके, ठीक है। और अगर प्रॉपर्टी बिकेगी तो पर्सन रेसिडेंट इंडिया को ही बिकेगी, अगर आप कमर्शियल बोरिंग, अगर जो भी आपने कमर्शियल बोरिंग करी है अगर आप पे नहीं कर पाए तो वो प्रॉपर्टी बेचेगा, तो अगर वो प्रॉपर्टी बेचेगा तो वो इंडिया के पर्सन को ही बेचेगा, और जितना पैसा सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का होगा सिर्फ उतना ही पैसा वो इंडिया के बाहर लेके जा सकता है, उससे ज्यादा पैसा वो इंडिया के बाहर लेके नहीं जाएगा। उसके बाद कहता है क्या चार्ज क्रिएट हो सकता है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज पे, यस चार्ज क्रिएट हो सकता है। कैन प्लेज, वो प्लेज कर सकता है, शेयर्स हो गया, सिक्योरिटीज हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, गवर्नमेंट सर्विंग सर्टिफिकेट्स हो गए, वो हो सकते हैं। प्लस सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी हो सकता है ऑफ करंट या एंड फ्यूचर लोन, जो भी हमारे एसेट्स का होगा वो उस पर चार्ज क्रिएट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद कहता है क्या कॉर्पोरेट, देखो हमने अभी पीछे पढ़ा कि कोई बैंक वगैरह तो गारंटी नहीं देगा, लेकिन पर्सनल गारंटी दी जा सकती है। लेकिन पर्सनल गारंटी देने से पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, गवर्नमेंट को स्पेशल रिक्वेस्ट करी जाएगी, ठीक है, मतलब स्पेशल रिक्वेस्ट करी जाएगी गारंटी वगैरह के लिए, पर्सनल गारंटी के लिए। उसके अलावा तीसरी बात, फेमा की गारंटी जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है, मतलब बैंक्स वगैरह को तो नहीं देगा, लेकिन पर्सनल गारंटीज वगैरह प्रोवाइड करी जा सकती हैं, और ईसीबी की गाइडलाइंस भी आपको फॉलो करनी होंगी, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, अब ईसीबी अगर लिया गया है, किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने लिया है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ओएनजीसी वगैरह ने कोई ईसीबी लिया है तो ओएनजीसी हो गई, अगर उसने लिया है तो उस केस में किस तरीके से होगा, तो कहता है ओएनजीसी जो है वो यूज कर सकता है वर्किंग कैपिटल के लिए भी। सबसे पहली पॉइंट इसके अंदर आपको मैं पॉइंट्स बताता जाता हूं, ध्यान से सुनना। कहता है सबसे पहली बात, जो ओएनजीसी होता है वो वर्किंग कैपिटल के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है ईसीबी को। दूसरा, इनकी लिमिट जो है वो $10 बिलियन की है, कितनी की है, $10 बिलियन की है, ठीक है। उसके अलावा इनका जब भी पैसा आएगा वो ऑटोमेटिक रूट से ही आएगा, इनका कोई अप्रूवल रूट नहीं है, ठीक है। चौथी बात, यहां पर मिनिमम जो एवरेज मैच्योरिटी पीरियड है वो 3 साल ही है, यहां पर कोई स्पेसिफिक अलग से कुछ नहीं है। उसके अलावा यहां पर कोई प्रोविजंस नहीं है कि इनको मैंडेटरी हेजिंग करनी है 70% वगैरह की, ठीक है। बस इतना ही पॉइंट था और मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। इसके बाद हमारे पास आता है स्टार्टअप्स का पॉइंट। स्टार्टअप्स के केस में क्या होता है, स्टार्टअप्स के केस में होता है कि सबसे पहले वो स्टार्टअप जो है वो भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स ले सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स ले सकते हैं, प्रोवाइडेड वो जो एलिजिबल स्टार्टअप्स होने चाहिए, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, एलिजिबल स्टार्टअप्स होने चाहिए। दूसरी बात, मिनिमम एवरेज पीरियड जो है उनका मैच्योरिटी पीरियड 3 साल का होना चाहिए, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड लेंडर से ही लेंगे और उसके अलावा और किसी से नहीं लेंगे। उसके अलावा कितना ले सकते हैं, $3 मिलियन तक ले सकते हैं, $3 मिलियन तक ले सकते हैं, ठीक है। ऑल इन कॉस्ट उनकी वही होगी जो एग्रीड करी जाएगी आपस में, ठीक है। एंड यूज जो है उनका बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, मतलब जो इस्तेमाल करोगे आप उसका करेंसी उसका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए करोगे, ठीक है। आप इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेबल प्रोविजंस को फॉलो करते हुए, ठीक है। सिक्योरिटी के केस में ये होता है कि पर्सनल गारंटी परमिटेड है, लेकिन कोई भी गारंटी जो है इंडियन बैंक के द्वारा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, एनबीएफसीज के द्वारा प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। हेजिंग के प्रोविजन अप्लाई करते हैं, वो उनकी मर्जी है कि उनको हेजिंग किस तरीके से करवाना है। कन्वर्जन हो सकता है आईएनआर में, डेट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिन हो सकता है कन्वर्जन, ठीक है। उसके अलावा यहाँ, ठीक है, बाकी सारे प्रोसीजर्स हैं। इसके बाद आता है कि अगर किसी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रहा है, किसी बंदे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो क्या वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग कर सकता है, तो इसके अंदर बोला गया जिसका इन्वेस्टिगेशन या अपील चल रहा है तो वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग कर सकता है, प्रोवाइडेड वो इन्फॉर्म कर देगा आरबीआई को और ऑथराइज डीलर को, ठीक है, और उस बंदे को भी कि मेरा ऐसे ऐसे इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रहा है, और जब वो कंफर्म हो जाएगा तो ऑथराइज डीलर और आरबीआई भी बता देंगे एजेंसीज को कि हमने अप्रूव किया था, ठीक है, मतलब जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि ऐसा ऐसा है, और सामने वाले बंदे को भी पता है जिसने बोरिंग्स दिया, और हमें भी पता है, आरबीआई को भी पता है, ऑथराइज डीलर्स को भी पता है कि इसने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स ली हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारा किसी का आईबीसी चल रहा होगा, दैट इज आईबीसी, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, स्ट्रेस रीफाइनेंस चल रहा होगा, दैट इज रीफाइनेंसिंग ऑफ द स्ट्रेस एसेट्स, वो लोग भी जो है वो लोग भी, उन लोगों को भी परमिटेड है कि वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स कर सकते हैं अगर उनके रेजोल्यूशन प्लान में बोला गया है तो, ठीक है। उसके अलावा इसके बाद उनको बोला गया, तो ये सब प्रोसीजर पार्ट है, वो आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसके अंदर बोला गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी, मतलब जब भी, चाहे वो बंदा अप्रूवल रूट से पैसा लेके आए, चाहे कोई बंदा ऑटोमेटिक रूट से पैसा लेके आए, आरबीआई की वेबसाइट पे सब कुछ अपलोड किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग खत्म होता है। इसके बाद आता है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के केस में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो इंडिया के बाहर तो उसको ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, ठीक है। अगर आप 100% इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसकी होली ओन्ड सब्सिडरीज बोला जाता है, अगर आप 100% से कम हो तो उसको हमारी जेवीज बोला जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल कमिटमेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। फाइनेंशियल कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कहीं पर फाइनेंशियल कमिटमेंट करना। फाइनेंशियल कमिटमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, फाइनेंशियल कमिटमेंट का मतलब ये होता है कि आप अगर अप टू फाइनेंशियल कमिटमेंट अगर आपकी अप टू 400% ऑफ द, मतलब फाइनेंशियल कमिटमेंट का मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बहुत सिंपल है। किसी भी तरीके से अगर आपने कोई गारंटी दे रखी है, पर्सनल गारंटी दे सकती है, या फिर अगर आपने मतलब सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने इक्विटी शेयर्स खरीद रखे हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीद रखे हैं, आपने 100% प्रेफरेंस शेयर्स खरीद रखे हैं, या 100% लोन दिया है, या आपने कोई गारंटी प्रोवाइड करी है, या आपने परफॉर्मेंस गारंटी दी है अप टू 50%, ठीक है, या फिर आपने बैंक गारंटी दे रखी है, या काउंटर पार्टी गारंटी दे रखी है, तो उसको फाइनेंशियल कमिटमेंट बोला जाएगा। लेकिन इसके इसमें यह बोला गया कि फाइनेंशियल कमिटमेंट ये भी होता है कि जब आप अप टू 400% ऑफ द नेटवर्थ, ठीक है, नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, ठीक है, तो उसको फाइनेंशियल कमिटमेंट बोला जा सकता है, ठीक है। मतलब इतने तक का आपको
अलाउड होता है। इससे ऊपर अगर आप करते हो तो फिर आपको अप्रूवल वगैरह चाहिए होता है, ठीक है। अब इसके बाद इंडियन पार्टी कौन होती है जो पैसा लगाती है? इंडियन पार्टी वो पार्टी होती है जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है इंडिया में। दूसरा, वो बॉडी इनकॉर्पोरेट जो हमारी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, या फिर पार्टनरशिप फर्म्स हो गई या LLPs हो गई जो इन्वेस्टमेंट करती हैं जेवीज में और होली ओन्ड सब्सिडरीज में आउटसाइड इंडिया, ठीक है। ऑटोमेटिक रूट का कब एप्लीकेबल है? तो मैंने आपको पीछे ही बताया कि फाइनेंशियल कमिटमेंट अगर आपका 400% ऑफ द नेटवर्थ है, 400% ऑफ द नेटवर्थ है तो या उससे ज्यादा है, तो मतलब 400% नेटवर्थ से कम है तो उस केस में ऑटोमेटिक रूट है, उससे ज्यादा है तो आपको अप्रूवल रूट में जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा लिमिट परमिसिबल मैंने आपको बता दिया, 100% ऑफ द इक्विटी शेयर्स, 100% ऑफ द कन्वर्टेबल, 100% ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, 100% ऑफ द लोन, 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ गारंटी, 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ गारंटी जो दिया जा रहा है ऑन बिहाफ ऑफ जेवी और WS, 50% ऑफ द परफॉर्मेंस गारंटी। परफॉर्मेंस गारंटी के लिए 50% भी दिया तो भी ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने फाइनेंशियल कमिटमेंट दे रखी है, ठीक है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो कहता है पैसा जो भी दिया जाएगा वो बोनाफाइड एक्टिविटी के लिए यूज होगा। इंडियन पार्टी जो पैसा दे रही है वो डिफॉल्टर की लिस्ट में नहीं होनी चाहिए आरबीआई की। तीसरी बात, सारी ट्रांजैक्शन जो है एक ही ब्रांच से होगी। ऑथराइज डीलर जो होगा उसकी एक कैटेगरी 1 की जो ब्रांच होगी वो एक डेजिग्नेट की जाएगी और सारी ट्रांजैक्शंस वहीं से होगी। ये 3 पॉइंट हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा आप जो है एसपीवी के थ्रू, स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अप्रूवल रूट से, अगर आपका 400% से ज्यादा उस लिमिट से ज्यादा है तो अप्रूवल रूट से हो सकता है, आरबीआई आपको परमिट कर सकता है, लेकिन आरबीआई कुछ चीजों का ध्यान रखेगा। ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि क्या फैक्टर्स है जो आरबीआई ध्यान देगा जब भी आप ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करोगे। तो सबसे पहले ये देखेगा वायबिलिटी उस जेवी की और होली ओन्ड सब्सिडरी की जिसमें आप पैसा लगाने जा रहे हो, आपका कंट्रीब्यूशन टू द एक्सटर्नल ट्रेड्स और बेनिफिट्स। तीसरा, आपका फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी खुद की क्या औकात है जो आप बाहर पैसा लगाने जा रहे हो। और चौथा, आपकी एक्सपर्टीज क्या है उस बिजनेस में जिसमें आप पैसा लगाने जा रहे हो बाहर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जनरल परमिशन है, मतलब जहां पर आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप आरएफसी अकाउंट से पैसा लगा रहे हो या फिर आपको जो है आप बोनस शेयर्स आपको मिले हैं जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग है आपकी फॉरेन करेंसी शेयर्स में, तो उससे आप पैसा लगा रहे हो, या फिर आप परमानेंट रेसिडेंट इंडिया के नहीं हो और आपके पास कुछ फॉरेन करेंसीज हैं जो आउटसाइड इंडिया है, उससे आप पैसा लगा रहे हो, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको सारा का सारा बता दिया है। उसके बाद अब हमारे पास अगला पॉइंट जो आता है वो आता है कि सेक्शन नंबर 7, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहता है कोई भी बंदा अगर एक्सपोर्ट करता है गुड्स एंड सर्विसेज तो उसे डिटेल्स फर्निश करनी पड़ती है अबाउट द फेयर वैल्यू, ठीक है, आरबीआई को, ठीक है, फेयर वैल्यू के बारे में आरबीआई को। दूसरी बात, आपको सच अदर इंफॉर्मेशन भी फर्निश करनी पड़ती है जिससे आप इंश्योर कर सको कि आप रियलाइजेशन करवा लोगे किसका, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का, ठीक है। उसके बाद आरबीआई जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरे करने के लिए बोल सकता है, आपको पूरी करनी होगी। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में भी आपको डिटेल्स फर्निश करनी होती है आरबीआई के पास, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट टाइटल रेगुलेशंस है, पूरा का पूरा रेगुलेशंस है, ठीक है, जो आपका जो डिक्लेरेशन वगैरह आपको फाइल करनी होगी, ठीक है, डिक्लेरेशन फाइल करनी है जिसमें आपको, और उसके अलावा उसमें फुल एक्सपोर्ट वैल्यू बताना पड़ेगा कि क्या एक्सपोर्ट वैल्यू है आपकी। अगर एक्सपोर्ट वैल्यू आपको नहीं पता चलती, एसर्टेनेबल नहीं होती, तो जितना पैसा आपको लगता है प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन में मैं रिसीव कर सकता हूं उसके बारे में आपको डिक्लेरेशन देनी है। फिर एग्जेम्पशंस प्रोवाइड करी गई है कि आपको डिक्लेरेशन फाइल नहीं करनी अगर आपने ट्रेड सैंपल्स के लिए भेजा है, पर्सनल इफेक्ट्स भेजे हैं, ठीक है, शिप्स जो वापस आ जाएंगे उनके लिए भेजा है, या गिफ्ट के रूप में अगर आपने भेजा है 5 लाख रुपए तक का है तो उस केस में नहीं होगा, या एयरक्राफ्ट या इंजन वगैरह गए हैं रिपेयर्स होने के लिए और वो 6 महीने के अंदर अंदर वापस आ जाएंगे, या री एक्सपोर्ट के लिए आपने भेजा है, या आपका जो फ्री ऑफ कॉस्ट गया है री एक्सपोर्ट के बेसिस पे, तो उस केस में आपको जो है डिक्लेरेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो यह प्रोसीजर आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स पे फर्निश करना होता है और वो डॉक्यूमेंट आपको वहां पर कस्टम अथॉरिटीज वगैरह के पास देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है कि डिक्लेरेशन देना है फॉर्म ईडीएफ में, डुप्लीकेट एंड ओरिजिनल देना है कस्टम कमिश्नर को, ठीक है। इसके अलावा आफ्टर वेरिफिकेशन ओरिजिनल जो है आरबीआई के पास चला जाएगा, जो ईडीएफ फॉर्म होगा जिसके अंदर सारी डिटेल्स होगी आपकी एक्सपोर्ट की, ठीक है। और आफ्टर वेरिफिकेशन क्या होगा, ओरिजिनल फॉर्म जो होगा वो आरबीआई के पास चला जाएगा और डुप्लीकेट फॉर्म जो होगा आपका वो एक्सपोर्टर जो होगा ट्रांसफर कर देगा ऑथराइज डीलर्स को, ठीक है। सॉफ्ट टैक्स के थ्रू भी फॉर्म जनरेट हो सकता है, इसमें ट्रिप्लिकेट कॉपीज जनरेट होंगी, ठीक है। और आफ्टर वेरिफिकेशन ओरिजिनल वाला आरबीआई के पास चला जाएगा, डुप्लीकेट वाला एक्सपोर्टर के पास चला जाएगा और ट्रिप्लिकेट वाला जो है मिनिस्ट्री अपने पास रिटेन करके रख लेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ डिक्लेरेशन। जब भी आप डिक्लेरेशन दोगे उसके साथ आप नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फाइल करोगे, ठीक है। और आपसे इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, कोई भी आरबीआई मांग सकता है या ऑथराइज डीलर आपसे इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, आपको प्रोवाइड करनी होगी। आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे जैसे कि रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ठीक है, आपका क्या है, उसके अलावा डेस्टिनेशन क्या है जहां पर आप गुड्स भेज रहे हो, और एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू है, ये सारी डिक्लेरेशन आपको देनी होगी, डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी होंगी, ठीक है। उसके अलावा जो एक्सपोर्ट की पेमेंट वगैरह होगी वो सारी की सारी जो होगी आपको ऑथराइज डीलर के थ्रू ही सारा कुछ करा जाएगा, ठीक है। जो भी पैसा होगा वो 9 महीने के अंदर अंदर आपके पास आ जाना चाहिए, अगर 9 महीने के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका माल वेयर हाउस में रखा हुआ है, वेयर हाउस में, और इस पीरियड को 9 महीने के पीरियड को आरबीआई चाहे तो एक्सटेंड भी कर सकता है। पहले ऐसा नहीं लिखा हुआ था लेकिन उसके बाद अमेंडमेंट लाई गई और वहां लिखा
गया कि आरबीआई अगर चाहे तो इस पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर माल आपका वेयर हाउस में रखा हुआ है तो 15 महीने के अंदर अंदर आपको जो है एक्सपोर्ट प्रोसीड्स लेके आनी है। अगर 15 महीने तक नहीं आया तो फिर उसके अंदर आपको प्रोसीडिंग्स भुगतनी पड़ेंगी, लेकिन आरबीआई चाहे तो इस पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है। उसके अलावा अगर आपका एक्सपोर्ट जो है एसईजेड से हुआ है, ईओयू से हुआ है, तो उस केस में आपका 9 महीने के अंदर अंदर जो है आपके पास पैसा वापस आ जाना चाहिए रिपेट्रिएट होकर। अगर नहीं आया तो उस केस में जो है फिर आपको प्रोसीडिंग्स भुगतनी पड़ेंगी। उसके बाद कहता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको सबमिट करने पड़ेंगे। एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स आपको 21 दिन के अंदर अंदर सबमिट करने पड़ते हैं। अगर 21 दिन में आपने सबमिट नहीं किए तो एक्स डेज में भी, मतलब एक्स डेज में भी कर सकते हो अगर आपके पास वेरीफाइड रीजंस हैं तो, कि क्यों वैलिड रीजंस है कि आपने क्यों लेट किया, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है कि ठीक है, बाकी सारे आपके प्रोसीजरल पार्ट्स हैं यार, पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स करना, ये सारी चीज़ें प्रोसीजरल पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ एक्सपोर्ट्स कि अगर एक सेकंड मैं आपको बताना, एडवांस पेमेंट 15th पॉइंट पे आओ डायरेक्ट, ठीक है। 15th पॉइंट हमसे ये बोलता है, मतलब एक 14th पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। 14th पॉइंट कहता है कि अगर पैसा नहीं मिल रहा है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 14th पॉइंट हमसे क्या कहता है, 14th पॉइंट हमसे बोलता है कि अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है या बाहर जाके आपका माल नहीं बिक रहा है तो आरबीआई आपको ये बताएगा कि किस तरीके से माल बेचो, या आरबीआई आपको ये बताएगा कि किस तरीके से पैसा रिपेट्रिएट करके इंडिया में लेके आओ, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर आरबीआई आपको बता रहा है तो उसके ऊपर पेनल्टीज वगैरह नहीं लगाई जाएगी, पेनल्टीज तो लगाई जाएंगी बच्चे, ठीक है। मतलब आरबीआई हेल्प कर सकता है आपकी। 15th पॉइंट हमसे क्या कहता है, 15th पॉइंट कहता है कि एडवांस पेमेंट अगर आपको मिल जाती है, अगर आपको एडवांस पेमेंट मिल जाती है तो आपको 1 साल के अंदर अंदर उसकी शिपमेंट करनी होगी। अगर आपको किसी भी तरीके का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लिबोर प्लस 100 बेसिस पॉइंट से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके अलावा जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे वो आपकी रूटेड होनी चाहिए ऑथराइज्ड डीलर के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, स्टार पॉइंट है, अगर आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि डिलीवरी 1 साल के बाद देना, तो फिर डिलीवरी आप 1 साल के बाद दे सकते हो, उसमें आपके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं चालू होंगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आरबीआई जो है वो डायरेक्शन, इसके अंदर इस केस में ये बोला गया कि आरबीआई जो है डायरेक्शन इशू कर सकता है, जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट मांग सकता है, डिक्लेरेशन मांग, प्रायर अप्रूवल बोल सकता है लेने को एक्सपोर्ट करने से पहले किसी भी बंदे को, मतलब ऐसा प्रोसीजर उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है मेरे ख्याल से तो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 8 पे। सेक्शन नंबर 8 के अंदर आता है रियलाइजेशन एंड रिपेट्रिएशन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर बंदे को जो है रियलाइज करना पड़ेगा, जो भी एक्सपोर्ट उसने किया उसको पैसा रियलाइज करके लाना पड़ेगा, उसको सारे रीजनेबल स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि पैसा रिपेट्रिएट करके इंडिया में लाए, ठीक है। जैसे रिपेट्रिएट करके लाएगा तो ऑथराइज्ड डीलर को सरेंडर कर देगा और ऑथराइज्ड डीलर को दे देगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी ऐसा स्टेप वो नहीं उठाएगा जिसकी वजह से पैसा जो है डिले हो, कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाएगा जिसकी वजह से पैसा डिले हो। रिपेट्रिएशन किस तरीके से होगा, रिपेट्रिएशन का मतलब होता है ऑथराइज्ड डीलर को पैसा दे देना, या अपने बैंक अकाउंट में जो आपका फॉरेन अकाउंट है उसमें पैसा जमा कर लेना, या फिर अपने डिस्चार्ज कर देना अपनी लायबिलिटी या डेट जो फॉरेन एक्सचेंज में आपकी क्रिएट हो रखी है, ठीक है। उसके बाद पीरियड ऑफ सरेंडर ऑफ रियलाइज, मतलब इसके अंदर क्या बोला गया, जो आपका सरेंडर करना है रियलाइज फॉरेन एक्सचेंज, कितने दिन के अंदर अंदर आपको फॉरेन एक्सचेंज को सरेंडर करना है। तो अगर मैं आपको बता दूं तो अगर आपने कोई भी रेम्युनरेशन सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करके अगर आपने कुछ पैसा कमाया है रेम्युनरेशन वगैरह, तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको सरेंडर करना पड़ेगा। बाकी अगर कुछ और रीजंस है तो 90, बाकी किसी और वजह से आपने के पास पैसा पड़ा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज, तो 90 डेज के अंदर अंदर आपको सरेंडर करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर, 90 डेज के अंदर अंदर। अगर आप पर्सन नॉन रेसिडेंट हो, मतलब अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो उस केस में आपको जो है 60 डेज के अंदर अंदर जो है सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास फॉरेन ट्रैवल या करेंसी उसमें फॉरेन ट्रैवल पे गए थे आप, ठीक है, और आपके पास अनस्पेंट बैलेंस पड़ा हुआ है, तो 90 डेज के अंदर अंदर आपको जो है 90 डेज का अलाउड है, 90 डेज के अंदर अंदर आपको करेंसी नोट्स और कॉइन्स जो है वो करने पड़ेंगे, करेंसी नोट्स और कॉइन्स जो है वो जमा करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ट्रैवलर चेक्स है तो उस केस में 180 डेज का टाइम अलाउड है। लेकिन अगर आप रेसिडेंट हो और आप इंडिया के बाहर गए थे घूमने के लिए तो आप किसी भी कंडीशन में आपके पास 180 दिन है सरेंडर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 कहता है कि एग्जम्पशन फ्रॉम रियलाइजेशन एंड रिपेट्रिएशन इन सर्टेन केसेस। इस केस में ये बोला गया कि अगर आपके पास अप टू द लिमिट फॉरेन एक्सचेंज है तो आप रख सकते हो, फॉरेन करेंसी अकाउंट में आप पैसे रख सकते हो आरबीआई के अप्रूवल के साथ। 8 जुलाई 1947 से पहले का पैसा है तो आप रख सकते हो। फॉरेन एक्सचेंज अगर आपको बाय वे ऑफ गिफ्ट मिला है और आपने आरबीआई से अप्रूवल ले रखा है तो आप रख सकते हो। अगर फॉरेन एक्सचेंज आपने एक्वायर्ड किया है एम्प्लॉयमेंट में, बिजनेस में, ट्रेड में, वोकेशन में, सर्विसेज में, ऑनरेरियम में, गिफ्ट में, इनहेरिटेंस में और आरबीआई की परमिशन है तो आप रख सकते हो, ठीक है। लिमिट्स क्या क्या है तो मैं आपको बता दूं, लिमिट्स आपकी क्या है, ऑथराइज पर्सन ने जितना बोला है वो, या फिर कोई भी पर्सन जो है रख सकता है। रिटेंशन कितना अमाउंट कर सकता है तो मैं आपको बता दूं $2000 तक आप अपने पास रख सकते हो, $2000 तक आप अपने पास रख सकते हो। अगर कॉइन्स है तो जितना मर्जी उतना रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। उसके बाद बस मेरे ख्याल से बस यही सारी बातें हैं। अब हमारे पास सेक्शन नंबर 10 आता है। ऑथराइज पर्सन कौन होता है भाई? ऑथराइज पर्सन वो बंदा होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ऑथराइज डीलर होते हैं। ऑथराइज डीलर हो गए, ऑफशोर बैंक हो गए, ठीक है, मनी एक्सचेंजर हो गए, या सम अदर पर्सन जो होता है वो सारे के सारे क्या माने जाते हैं? ऑथराइज डीलर माने जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑथराइज पर्सन ये सारे होते हैं। अब सेक्शन उसके बाद इसके अंदर ये बोला गया है कि ऑथराइज पर्सन से कोई भी बंदा अगर पैसे लेके जाता है, ठीक है, जैसे पैसे लेके जाता है तो उससे डिक्लेरेशन साइन करवा के लेनी पड़ती है कि सामने वाला बंदा अगर आपसे फॉरेन एक्सचेंज लेके जा रहा है तो किस पर्पस के लिए लेके जा रहा है, तो आप उससे डिक्लेरेशन साइन करवाओगे। और डिक्लेरेशन जो साइन करवाओगे तो उसमें आपको ये ऑथराइज डीलर की ये ड्यूटी होती है कि वो चेक करे कि वो बंदा उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो आरबीआई को इन्फॉर्म करे कि ये बंदा उस पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं कर रहा पैसे जिस पर्पस के लिए इसने डिक्लेरेशन साइन किया था, ठीक है। तो इसके बारे में बताना पड़ेगा। आरबीआई जो है ऑथराइज पर्सन का जो सर्टिफिकेट है रिवोक कर सकता है अगर उसको लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में वो बंदा गलत काम कर रहा है, या ऑथराइज पर्सन जो है प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं कर रहा, कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा, या कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है प्रोविजंस ऑफ द एक्ट को, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 11 आता है। सेक्शन नंबर 11 कहता है कि आरबीआई के पास ये पावर होती है कि वो डायरेक्शंस इशू कर सकता है। किसको? डायरेक्शंस इशू कर सकता है ऑथराइज पर्सन को, ठीक है, फॉर मैटर लाइक रिलेटिंग टू द पेमेंट, या फिर क्या करो या क्या मत करो ये बता सकता है। मतलब आरबीआई उसको चला सकता है, ठीक है, एक तरीके से। उसके अलावा अगर आरबीआई ने उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी, अगर वो नहीं कर पाया तो उसके ऊपर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी एंड 2,000 रुपए की पेनल्टी ईच डे की, जब तक वो डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है, ईच डे की पेनल्टी उसके ऊपर लगाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आरबीआई के पास ये पावर है सेक्शन नंबर 12 में कि वो क्या कर सकता है। सेक्शन नंबर 12 में उसके पास पावर है कि वो वेरिफिकेशन कर सकता है करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट जो फर्निश करी ऑथराइज पर्सन ने, वो ऑब्टेन कर सकता है इंफॉर्मेशन जो हमारी ऑब्टेन कर सकता है वो इंफॉर्मेशन जो ऑथराइज पर्सन से जो वो फेल कर गया प्रोवाइड करने में, और ये चेक कर सकता है कि वो प्रोविजंस ऑफ द एक्ट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। और हर ऑथराइज पर्सन की ड्यूटी बनती है कि जो इन्फॉर्मेशन जो इन रिकॉर्ड्स वो मांगे आरबीआई वो उसको प्रोवाइड करनी होंगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कॉन्ट्रावेंशन पेनल्टीज आती है। वही उसके अंदर सेक्शन नंबर 11 में यही बोला गया कि आरबीआई जो है पेनल्टी लगा सकता है ऑथराइज पर्सन के ऊपर 10,000 रुपए की और 2,000 रुपए ईच डे जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यूज रहता है। सेक्शन नंबर 13 में बोला गया कि कोई भी बंदा अगर कॉन्ट्रावेंशन करता है प्रोविजंस ऑफ द एक्ट की तो उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है अप टू द 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट, अगर अमाउंट क्वांटिफाइबल है। अगर अमाउंट क्वांटिफाइबल नहीं है तो 2 लाख रुपए की पेनल्टी लग सकती है और 5,000 रुपए की ईच डे की पेनल्टी लग सकती है जब तक कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू रहता है। उसके अलावा सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 1A एंड 1C ने ये कहा अगर कोई पर्सन एक्वायर करता है, ये क्या कहता है, अगर कोई पर्सन एक्वायर करता है फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी या इमोल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया लिमिट से ज्यादा, जितनी लिमिट अलाउड है उससे ज्यादा, तो उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व की, कॉन्फिस्केशन भी हो सकता है और जेल भी हो सकती है 5 साल तक की, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई बंदे की पेनल्टी जो है 1 करोड़ से ऊपर की है और 1 करोड़ से ऊपर की है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। अगर 1 करोड़ से कम की है तो 6 महीने की जेल हो सकती है फेमा में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है कि सेक्शन नंबर 14 कहता है कि कभी भी किसी बंदे को अगर जेल होगी तो अगर किसी बंदे को जेल होगी मतलब 90 दिन के अंदर अंदर, तो पहली बात ये बोलेगा 90 डेज के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी है जितनी भी आपकी पेनल्टी बनती है। अगर आपके 90 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर पाए तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देने के बाद आपको सिविल इंप्रिजनमेंट हो सकता है। और सिविल इंप्रिजनमेंट कितना हो सकता है मैं आपको बता रहा हूं, आपने अभी पढ़ा भी था। 1 करोड़ से अगर ऊपर का अमाउंट है तो 3 साल तक की जेल, अगर 1 करोड़ से कम का अमाउंट है तो 6 महीने की जेल हो सकती है। उसके अलावा इसके अंदर ये बोला गया, ठीक है, अगर कोई भी बंदा गलत काम कर रहा है, जैसे कि अगर कोई प्रॉपर्टी उसके पास थी वो डिसऑनेस्टली होकर बेच रहा है या पैसे देने से मना कर रहा है पेनल्टी के, तो उस केस में उसके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट भी इशू हो सकता है, उसके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट भी इशू हो सकता है, ठीक है। अगर वो बुलाने पर नहीं आ रहा तो उसके ऊपर अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू, उसके बाद भी अरेस्ट वारंट इशू हो सकता है इस बात पे भी। उसके अलावा जब भी अरेस्ट वारंट इशू होगा और उसे अरेस्ट किया जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे, ठीक है। अगर उसने उसमें पैसे दे दिए तो फिर उसको रिलीज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एचयूएफ के केस में जो है अगर डिफॉल्ट एचयूएफ ने किया होगा तो कर्ता को पकड़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर इंक्वायरी के दौरान, ठीक है, अगर इंक्वायरी के दौरान इस केस में हमारे को 7th पॉइंट अगर मैं बताऊं तो इंक्वायरी के दौरान अगर इंक्वायरी 7th पॉइंट जो हमसे कहता है, दोबारा से 7th पॉइंट जो हमसे कहता है वो ये कहता है इंक्वायरी के दौरान अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको किसी ऑफिसर की कस्टडी में रखेगा या अगर उसको ठीक लगा तो सिक्योरिटी फर्निश करवाकर जाने देगा। मतलब इंक्वायरी के दौरान अगर ऐसा लगता है तो किसी ऑफिसर की कस्टडी में भी उसको रख सकता है या सिक्योरिटीज वगैरह लेकर उसको घर जाने दे सकता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इंक्वायरी कंक्लूड होगी तो अगर वो बंदा गलत निकला तो फिर उसको पेनल्टीज वगैरह, अगर नहीं गलत निकला तो उसको माफ कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपॉन सेटिस्फेक्शन ऑफ द एरियर्स, इसके अंदर ये बोला गया कि उसको मौका देंगे, पैसे दे दे या तो तब तक उसको डिटेन करके रखेंगे या सिक्योरिटी लेकर उसको घर जाने देंगे। मतलब जब भी उसको कस्टडी में लिया जाएगा, जेल में लिया जाएगा तो उसे मौका दिया जाएगा कि वो पैसे पे कर दे। अगर वो पैसे पे नहीं करता तो उसको कस्टडी में रखा जाएगा या फिर उसको सिक्योरिटी लेकर छोड़ भी दिया जा सकता है कि ठीक है दोबारा जब बुलाएंगे तब आना, ठीक है। उसके बाद आपको जेल का मैंने आपको बता ही दिया था, अगर 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है तो आपको 3 साल की होगी, अगर उससे कम का अमाउंट है तो 6 महीने की जेल होगी। उसके बाद हमारे पास कहता है जो डिफॉल्टर होता है वो अरेस्ट नहीं, ठीक है,
अगर वैसे अगर कुछ एरियाज का भाई भाई हमें तो पैसे से मतलब है ना यार, सिंपल सी बात है, उससे पैसे लिए जाएंगे। सेक्शन नंबर 14 ए क्या कहता है? सेक्शन नंबर 14 ए कहता है कि जब तक जेल में डालने से पहले कुछ ऑफिसर जो होंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर या उससे ऊपर वाले लोग, सेक्शन नंबर 14 में जो है कोशिश करने से पहले, जेल में डालने से पहले उससे पैसे वसूलने की कोशिश करेंगे 90 डेज के अंदर अंदर ही, क्योंकि हमें तो पैसे से मतलब है ना यार। जैसे इनकम टैक्स में रिकवरी ऑफिसर वसूलता है वैसे, ठीक है, अगर पैसे दे देगा तो अच्छी बात है, अगर उसने पैसे दे दिए तो हम उसको जेल में क्यों डालें, हमें क्या मिलेगा उसको जेल में डाल के, ठीक है। इसके बाद कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस आता है। कंपाउंडिंग ऑफेंसेस में ये बोला गया कि विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या फिर पर्सन ऑथराइज, वो जो है कंपाउंडिंग करवा सकता है। और कौन से ऑफेंस जो है हमारे कंपाउंडिंग हो सकते हैं? वही ऑफेंस जिसमें सिर्फ और सिर्फ जेल की सजा नहीं होती, मतलब यहां पर और होता है इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, तो वहां पर आप कंपाउंडिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 14 है, ये पेनल्टीज हैं, 15 पेनल्टी, 16 पेनल्टी, 17 पेनल्टी, 19, मतलब ये सारी पेनल्टीज हैं और उसके फुल पेमेंट ऑफ पेनल्टी वगैरह है, मतलब नहीं सॉरी पेनल्टीज नहीं है, यहाँ पर अपील के बारे में बात हो रही है, पेनल्टीज तो ऊपर हो गया। तो यहाँ पर क्या कहता है सेक्शन नंबर 14 ये कहता है कि पेनल्टी पे करी जाएगी 90 डेज के अंदर अंदर, कंपाउंडिंग करनी है तो 180 डेज के अंदर अंदर करना होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि कोई जो भी एग्रीड पर्सन होगा वो एसडी अपील के पास अपील करने जा सकता है, ठीक है, 45 डेज के अंदर अंदर। अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील करने जा सकता है 45 डेज के अंदर अंदर। अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है 45 जो है वो 180 डेज के अंदर अंदर इस अपील को डिस्पोज ऑफ करेंगे, मतलब खत्म करेंगे। हाई कोर्ट के पास जा सकता है 60 डेज के अंदर अंदर, अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी खुश नहीं है तो, ठीक है। इसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाएगा इसी पर्पस के लिए कि वो लोगों की बात सुने, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अपॉइंट करेगी और जिससे कि प्रॉब्लम दूर करे, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 17 है कि एसडी अपील जो होती है, एसडी अपील होगी और एसडी अपील जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी 45 डेज प्लस एक्स डेज के अंदर अंदर आप जो है एसडी अपील के पास जा सकते हो, अगर आप उससे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से संतुष्ट नहीं हो तो। उसके बाद अगर आप एसडी अपील से भी संतुष्ट नहीं हो तो उस केस में आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो, कितने दिन के अंदर अंदर? 45 डेज के अंदर अंदर, प्लस एक्स डेज में भी जा सकते हो अगर आपके पास वैलिड रीजन है तो। लेकिन उसके बाद इसके अंदर ये बोला गया कि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसको 180 दिन के अंदर अंदर फैसला देना होगा, अगर वो 180 दिन में फैसला नहीं दे पाया तो उस केस में उसे वैलिड रीजन बताने पड़ेंगे। अगर आप अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी कुछ नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में अपील करने जा सकते हो 60 डेज के अंदर अंदर, 60 डेज के अंदर अंदर प्लस आपको मैक्सिमम 60 डेज और मिल जाएंगे अगर आपके पास वैलिड रीजन है तो, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे से सेक्शन नंबर 34 ये कहता है कि जो हमारा सिविल कोर्ट है वो बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा, सिविल कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, बस सिविल कोर्ट जो है गाइड कर सकता है, इंटरफेयर नहीं करेगा इन सबके बीच में जो हमारी अपील वगैरह की प्रोसीडिंग्स होंगी, ठीक है। इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है जिसे अपॉइंट किया जाता है इस केस में आगे काम करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनको अपॉइंट करती है। और इसके सेकंड पॉइंट हमसे ये कहता है कि असिस्टेंट डायरेक्टर से नीचे के रैंक वालों को जो है हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर से नीचे के रैंक वालों को स्पेशल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या जो हमारे अदर डायरेक्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट करा जा सकता है, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर नीचे डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सकता है, ये लोग आपस में ही अपॉइंट कर लेंगे। मेन डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। इसके बाद सेक्शन नंबर 37 ए कहता है कि अगर आपने कोई भी एसेट्स मोर देन द लिमिट अगर आउटसाइड इंडिया ले रखी है, सेक्शन नंबर 4 के कॉन्ट्रावेंशन में, सेक्शन नंबर 4 ने ये बोला था कि कोई भी बंदा जो है आउटसाइड इंडिया कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रखेगा, कोई भी फॉरेन सिक्योरिटी या फॉरेन प्रॉपर्टी या फिर इमोरल प्रॉपर्टी नहीं रखेगा जब तक परमिशन ना हो, ठीक है। तो उस केस में सेक्शन नंबर 37 ए हमसे ये कहता है, सेक्शन नंबर 37 ये कहता है कि वो प्रॉपर्टी सीज करी जा सकती है जिसकी पेनल्टी हमने 5.71 पेज नंबर पर नहीं पढ़ी थी कि अगर आपने मोर देन लिमिट अगर रखी हुई है प्रॉपर्टी तो उस केस में पेनल्टी लगेगी, तो 5.71 पेज नंबर पर भी हमने इस बारे में था, ठीक है, उसकी पेनल्टीज क्या होंगी। तो लेकिन यहां पर उसकी ये प्रोसीजर बताया गया कि उसको भुगतना क्या पड़ेगा। तो इस केस में ये बोला गया कि अगर आपने थ्रेशोल्ड से ज्यादा अगर प्रॉपर्टी रखी है तो उस केस में क्या होगा, इंडिया में उतने ही अमाउंट की आपकी जितनी प्रॉपर्टी होगी उसको सीज कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने थ्रेशोल्ड लिमिट से कम रखी हुई है तो फिर प्रॉपर्टी को सीज नहीं करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो भी ऑर्डर होगा सीज का उसके बारे में अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया जाएगा कि इसकी प्रॉपर्टी हम इसलिए सीज कर रहे हैं क्योंकि मजिस्ट्रेट वगैरह को इन्फॉर्म करना, फॉर एग्जाम्पल क्योंकि इसने इंडिया के बाहर ऐसी प्रॉपर्टी रखी हुई है, ठीक है, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद 180 दिन के अंदर अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज फैसला देगी कि इसकी प्रॉपर्टी जो इंडिया में है उतने ही अमाउंट की उसको कॉन्फिस्केट करा जाए या ना करा जाए, ठीक है। ये मेन प्रोविजन था इसका और इसके अलावा कुछ नहीं है, सारा प्रोसीजर वार्ड है। इसके बाद सेक्शन नंबर 38 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है डायरेक्शंस इशू कर सकती है ऑफिसर्स के लिए कि ऑफिसर्स को किस तरीके से काम करना है। उसके अलावा सेक्शन नंबर 39 हमसे बोलता है कि अनलेस एंड अंटिल कोई कॉन्ट्रेरी प्रूव होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स या इन्फॉर्मेशन अगर हमें आपके घर पे मिलता है या कोई भी डॉक्यूमेंट मिलता है तो हम ऐसा मानेंगे कि राइटिंग उसी पर्सन की है जिसके घर पे मिला है, वही इसका मालिक है, ठीक है, जिसके घर पे मिला, और जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो सारे के सारे ट्रू हैं अनलेस एंड अंटिल कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, ठीक है। सेक्शन नंबर 40 हमसे बोलता है कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो सस्पेंड कर सकता है, सीज कर सकता है और परमिशन दे सकता है किसी भी पर्सन को कि वो किस तरीके से काम करेगा और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है बेसिकली, ठीक है। और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा उसे पार्लियामेंट में रखा जाएगा
और बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट उसको पास करेगा। उसके अलावा अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डायरेक्शंस भी इशू कर सकता है। उसके अलावा कंपनीज ने अगर कॉन्ट्रवेंशन किया तो पर्सन इन चार्ज जो होगा उसको पकड़ा जाएगा। अगर पर्सन इन चार्ज ये प्रूव कर देगा मैंने गलत काम नहीं किया है, ठीक है, तो फिर जो ऑफिसर्स ने गलत काम किया होगा उसको पकड़ा जाएगा। अगर उस ऑफिसर ने बोल दिया नहीं पर्सन इन चार्ज को सब कुछ मालूम है, तो फिर पर्सन इन चार्ज को भी पकड़ा जा सकता है। ये तो नॉर्मल हर एक्ट में लिखा हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके अगेंस्ट में जो प्रोसीडिंग्स है वो अबेट नहीं होगी, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के अधीन में चलाई जाएंगी, ठीक है। और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अधीन में सिर्फ उसी एक्सटेंट तक चलेगी जितना इनहेरिटेंस में उसको मिला है, डिसीज के एस्टेट से जितना पैसा उसको मिला है वहीं तक आप उसकी लायबिलिटी रहेगी, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो हमारी प्रोसीडिंग्स होती हैं इसके अंदर गुड फेथ में होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, बस इसके अंदर। और ये लास्ट सेक्शन रेलेवेंट है, आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा काम। तो यहाँ पर मैंने ऑल द रूल्स, ऑल द रेगुलेशंस, ईसीबी, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इमोरल प्रॉपर्टी पे चार्ज, इमोरल प्रॉपर्टी का एक्विजिशन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, सब कुछ इसी लेक्चर में आपको सब कुछ बता दिया और बहुत ही शॉर्ट में बताया और बहुत ही अच्छे वे में बताया, जिसको करने में कम से कम 5-6 सेशंस लग सकते हैं। आप सिर्फ इसी को 2 बार सुन लेंगे तो आपका मोर देन इनफ काम हो जाएगा, और अगर एक बार सुन लिया और उसके बाद खुद से रीड कर लिया तो 4 चांद लग जाएंगे, और आप लास्ट डे रिवीजन में इसको सुन भी लेंगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि ओपन बुक है। बस आइडिया लगना चाहिए कि भाई कौन सी बात कहां लिखी हुई है और इंडेक्स आपने मेंटेन कर ही लिखा होगा। कल मैं लास्ट लेक्चर अपलोड करूंगा आईबीसी 2016 का, ठीक है, और उसके साथ मैं अपना इंडेक्स भी अपलोड कर दूंगा। अगर आपको चाहिए होगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। और ये इंडेक्स जो है वो भी अपडेटेड कर दिया है मैंने, जो आपका नया स्टडी मैट है उसके साथ ही। बाय, शबा खैर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय, टेक केयर एंड बताइएगा कमेंट करके प्लीज कि कैसा लगा सेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।